India में why people are so bad with money? कि बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में फैमिलीज बैठ के पैसे के बारे में बात ही नहीं करते। पैसे में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है नहीं। मिडिल क्लास में पैसों को लेके फियर का एटीट्यूड रहा है। कल की चिंता नहीं मुझे, मेरी चिंता परसों की है। ज्यादा काम करके अमीर बनते हैं या ज्यादा पैसे बचा के अमीर बनते हैं या कोई और ही तरीका है जिससे अमीर बनते हैं? अगर दो लोग हैं, एक ज्यादा कमाता है और दूसरा बंदा कम कमाता है, दूसरा बंदा इवेंचुअली 60 साल में 70 साल में ज्यादा पैसे कमाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। पैसा कमाना एक विषय है, हाँ। कमाकर उसे बढ़ाना, हाँ, इसके लिए क्या चीजें जरूरी है? पैसे अगर आपको बढ़ाना है तो इसका मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। आपको 4 चीजें करना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कहाँ करें, ये कैसे डिसाइड करें? एक जनरल ऑडियंस के लिए जो दिन में 1-2 घंटा शेयर मार्केट में डालना नहीं चाहते टाइम, उनके लिए बेस्ट तरीका होता है म्यूचुअल फंड। बजटिंग करना जरूरी होता है? बजट करना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइस ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिला। तभी एक स्वामी नित्यानंद जी करके है, इसमें किसी ने पूछा कि स्वामी जी मैं अपने फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल करूं। हर महीने आप लिख लीजिए, आपका फाइनेंस अपने आप सुधर जाएगा। कोई नया इंसान है जिसने लाइफ में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, वो कैसे इन्वेस्ट की शुरुआत करे? पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सेफ इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए। आप ये सिचुएशन नहीं चाहते हो कि आपने डाला और 2 महीने बाद 20% नीचे, बिकॉज वो सदमा लग गया। सेफेस्ट इज एफडी। कि मेरे दादा के जमाने में एफडी थी, पिताजी भी एफडी यूज करते, मैं भी कर रहा हूँ, आगे मेरा लौंडा आएगा वो भी करेगा। हाँ जी। एफडी कितनी करवाएं, कौन सी करवाएं, किस टाइप की करवाएं या कैसे करवाएं? 3 तरह से आप एफडी करते हैं लोग। बैंक बंद हो गया तो क्या आप कहते हो कि 5 लाख तो दे देगा वो? हाँ। मान लो मेरी एफडी बड़ी हो, आपने 10 लाख की, बैंक बंद हो गया, आपको 5 लाख तो 3 महीने में आ जाएंगे। 1000 रुपए है। हाँ। तो मैं उसे शेयर मार्केट में लगाऊं, मैं एफडी करने आऊं या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने जाऊं? सबसे ज्यादा ग्रेटिफिकेशन तो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में आएगा। इसी पे डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट के किस जर्नी पे हो। इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? 2 मिस्टेक्स दैट आई सीन। अगर आपको 5 स्टूपिड मिस्टेक बतानी हो जो लोग पैसा कमाने की बात करते हैं, 5 जो आदमी कम पैसा कमाता है वो क्या करे? इसके लिए मैं आपको एक रूल ऑफ 72 बताता हूँ। आईटी से पढ़ा बच्चा और एक नॉन आईटीएन बच्चा, दोनों में क्या फर्क होता है? एक आईआईटीएन बाहर आके कुछ खुद से शुरू करना चाहता है तो आपको 10-15 लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इस जर्नी के थ्रू गए हैं। फिर भी पॉडकास्ट करने के लिए नॉन आईटीएन के पास आना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सिर्फ 1% लोग हैं जिनके पास इंडिया की 40% प्रॉपर्टी है? 83% लोग ऐसे हैं जो दिन भर के 200 रुपए भी नहीं कमा पाते। 2 वजह है। एक वजह बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं, दूसरी वजह जो उनकी लाइफ में होती है कि पैसा आ गया लेकिन पैसा संभालना नहीं आता। करें क्या? वैसे पैसा इंसान को इज्जत दिलाता है, पैसा कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन इंडिया में लोग पैसे को लेकर बहुत बेहतर नहीं है। उन्हें लगता है कि पैसा बचाओगे तभी बढ़ेगा। क्या यह सही है? समझने की आज कोशिश करेंगे कि पैसे के साथ क्या किया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, और अगर कमा लिया है तो फिर उसे कैसे बढ़ाया जाए, जो बहुत जरूरी है। मेरे साथ स्टेबल मनी से हरीश रेड्डी जी हैं, को फाउंडर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शुभंकर जी। आईटी बॉम्बे से पढ़ने के बाद कंपनी क्यों स्टार्ट की? सर पैसे कम मिले थे? नहीं सर, तो आईआईटी बॉम्बे में जब मैं था तब मैंने एनवायरनमेंट देख के मेरे को स्टार्टअप करना ही था। तो आईआईटी बॉम्बे के जब 4th ईयर में थे, मैं और सौरभ जो मेरा अभी का को फाउंडर है, हम दोनों मिलकर एक कंपनी शुरू की थी एजवेस करके, जहाँ पर हम आईआईटी बॉम्बे के कुछ बच्चे हायर किए थे। इनके साथ एक जेई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन करते थे। हम वीडियो लेक्चर्स बनाते थे, टेस्ट सीरीज़ बनाते थे। हमने 4th ईयर में 5-10 लाख रुपए कमाए, हम बहुत खुश हुए और हमारी नौकरी लग गई। तो फिर हमने वो छोड़ दिया, फिर हम नौकरी में चले गए। एजेंडा यही था कि कभी ना कभी शुरू करेंगे। फिर मैं हेज फंड में चला गया। हेज फंड मतलब मैं एल्गो ट्रेडिंग करता था, जिसमें कंप्यूटर के थ्रू ट्रेड करवा के खूब सारा पैसा कमाना, ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन था। मेरा हमेशा मकसद ये था कि 2-3 साल करेंगे, ठीक ठाक पैसा कमाएंगे, फिर कुछ कंपनी शुरू करेंगे। पर हालात थोड़ा सा ये हुआ कि मैं 4-5 साल जॉब करने के बाद, मैं उस टाइम पे बहुत पैसा कमा रहा था, मैं 1 करोड़ के ऊपर कमा रहा था पर ईयर। सडनली 2016 में मेरी फादर की डेथ हुई। फिर मैं घर गया, और मेरे फादर बैंक मैनेजर थे, लेकिन बीच बीच में कुछ बिजनेसेस भी करते थे। कुछ ज़मीन खरीदा, ज़मीन बेचे। फिर 2014 के आसपास उन्होंने बहुत सारा ज़मीन खरीदा था और तेलंगाना का मूवमेंट शुरू हुआ, तो उससे उनका पूरा घाटा हो गया। वो मेरे को बताया नहीं या फैमिली में पता नहीं था। 2016 में जब उनकी डेथ हो गई, मैं गया, सारा कार्यक्रम पूरा किए, फिर घर पे आके बैठे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा क्यू है। मैं जाके पूछा कि आप कौन लोग हो?
तो उन्होंने बताया कि सर हमने तो आपके पापा को पैसे दिए, और ये पूरा इनफॉर्मल लोन सिस्टम था क्योंकि वहाँ पर कोई फॉर्मली लोन इतना अमाउंट देगा नहीं। तो फिर मैं एक किताब और पेन लेकर मैंने लिखना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि वो 5-5.5 करोड़ के उधारी मेरे पापा के ऊपर थी। तो वो नेचुरली इंडियन कल्चर तो यही है कि अगर पापा ने किया तो बेटा तो चुकाएगा नहीं, तो फैमिली का रिस्पेक्ट ये वो इसका इशू था। तो मेरे को 2017-18 में कंपनी शुरू करना था बिकॉज वो कीड़ा है बचपन से। तो फिर मैंने सोचा कि इसको चुकाने के बाद कंपनी अपना शुरू करते। तो फिर 2016 से लेकर 2020-21 तक का मेरा जीवन वो चुकाने में गया। फिर वो चुकाने के बाद 21-22 में फिर ये सपना फिर से जागा कि यार अभी कंपनी शुरू कर सकते हैं। दैट्स हाउ स्टेबल मनी स्टार्टेड। मेरे को ये समझना है कि एक आदमी पैसा इतना कैसे कमा लेता है। 5.5 करोड़ का आपके फादर पे लोन था, इतना पैसा कैसे कमाते हैं? आपने तो जॉब भी छोड़ दी। नहीं, जॉब नहीं छोड़ा सर। तो मैं जॉब के थ्रू कमाया। तो मैं जो करता था, कौन सी जॉब में 5.5 करोड़ 3 साल में निकल आते हैं? 5 साल में निकला है मैं बताता हूँ उसका भी कहानी। तो मैं एक एल्गो ट्रेडर था IIT बॉम्बे के बाद। एल्गो ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये जो ट्रेडिंग का डेटा है पूरा NSE BSE जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है, वो डेटा सारा लेते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं कि कैसा एक इंस्ट्रूमेंट दूसरा इंस्ट्रूमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। उसमें से पैटर्न ढूंढ निकालते, उसका एक मॉडल बनाते, वो मॉडल बना के कंप्यूटर में फीड करते, और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ट्रेड करता है, ट्रेड करके पैसा कमाता है। तो एक तरफ एल्गो ट्रेडर्स होते हैं इंडिया में और दूसरी तरफ रिटेल ट्रेडर होता है। तो अगर आप डेटा देखोगे तो इस साल इंडियन रिटेल ट्रेडर ने 1 लाख करोड़ गंवाए। अब ये जो 1 लाख करोड़ गंवाए, ये कौन कमाता है? हमारे जैसे एल्गो ट्रेडिंग कंपनीज कमाते हैं। मैं जो कमाता था उसमें से मेरे को 10-15% बोनस मिलता था। मैंने साल में 15 करोड़ कमाया तो मेरे को 1.5 करोड़ मिलता था। 50 लाख टैक्स दे दो, 1 करोड़ उधार चुका दो। तो यही कहानी थी। इंटरेस्टिंग। आपने IT से पढ़ाई की है। एक कॉमन क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि IT से पढ़ा बच्चा और एक नॉन ITN बच्चा, दोनों में क्या फ़र्क होता है जब आप IT से पढ़ के पास आउट होते हो? सर सबसे बड़ा फ़र्क तो नेटवर्क का है। आज एक IITian बाहर आके कुछ खुद से शुरू करना चाहता है तो आपको 10-15 लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इस जर्नी के थ्रू गए हैं। वो आपको आइडियाज़ देंगे, वो आपको इन्वेस्टर से कनेक्ट करेंगे, वो आपको सही एडवाइज़र से कनेक्ट करेंगे। नॉन IIT के बच्चे को वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक कंपनी जब शुरू कर रहे हो, IITian को एक 2-3 साल का एडवांटेज तो है ही। और दूसरा, अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली थोड़े से स्मार्टर भी होते हैं IIT, बिकॉज आप एक एग्ज़ाम दे के उस एग्ज़ाम में टॉप % में आए हो तो थोड़ा सा IQ लेवल में डिफरेंस होता है। बट इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखा है। फिर भी पॉडकास्ट करने के लिए नॉन IITian के पास आना पड़ता है। सही बात है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर नॉन IITian मच बेटर कर रहे हैं, बट मेरे डैड एक्चुअली मुझे बहुत ताने मारे। मैंने अपना IT का पेपर छोड़ दिया था। अच्छा। आई वाज अबाउट टू गिव और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये निकलने वाला है नहीं, तैयारी उस हिसाब से की नहीं है, तो छोड़ देते हैं। मैं हमेशा अपने डैड से कहता कि आप तेंदुलकर से गाना गवा रहे हो। मैं भी इसमें एक, मेरे डैडी का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। तो मैं IIT जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया तो IIT हैदराबाद में एक रामैया करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पता नहीं कितने लोगों को पता है। वो ऐसा कोचिंग है जहाँ आपको सुबह 4 बजे जाना पड़ता है, 4 से 11 आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको खूब सारा होमवर्क देंगे और आप घर आके 2 से 10 वो करोगे, फिर सो जाओगे। ये पूरा स्केड्यूल मैंने 2 साल किया और मेरा हुआ नहीं IIT पहली बार, बिकॉज वो इतना प्रेशर था, इतना एक्सपेक्टेशन था और एक कॉन्फिडेंस भी था तो हो ही जाएगा, इस इंस्टीट्यूट में हूँ। और फिर मेरे को एक तरह से घिन आ गया था IIT की स्टडी से, तो मेरे को बिल्कुल करना नहीं था। मेरे को बाकी कॉलेजेस में वेलोर में इधर उधर सीट आ गया था तो मेरे को वहाँ ज्वाइन करना था। और मेरे पापा के माइंड में, क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, इतना अच्छा कर नहीं रहे थे, मेरे पापा के माइंड में एक होप था कि इस फैमिली को अगर ऊपर ले जाना है तो वो होप है IITian ही कुछ कर सकता है। इंडिया में IS और IITian की वैल्यू करेक्ट थोड़ी सी मेरे को इतना समझ नहीं थी, तो मैं तो बस जिद पे अड़ गया था कि मेरे को नहीं करना IIT। तो वही डिस्कशन चल रहा था घर पे, और मेरे पापा मेरा जो लॉन्ग टर्म कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब जो रिपीट बोलते हैं, उसके लिए फ़ीस का कुछ कैश हाथ में लेके आए थे। ऐसे बैठे हुए थे हम दोनों, बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मैं इसको नहीं करना, मेरे पापा बोल रहे हैं करना है। तो थोड़ी देर बाद मेरे पापा फ्रस्ट्रेट हो गए, वो पैसे लेके ऐसे फेंके ज़मीन पे। वो सडनली मेरे माइंड में हिट कर गया कि यार ये क्या हो गया, तो कर लेते, एक बार ट्राई कर लेते। तो फिर मैंने लॉन्ग टर्म पे गया, फिर मेरे को 77 रैंक आई। तो वो मेरे पापा का एक ऑल इंडिया 77 रैंक। तो वो पापा का मेरा एक पुश, अभी समझ आता है, उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरे से क्या करवा रहा है, बट अभी समझ आता है कि वो थोड़ा सा मेरे लाइफ का कोर्स को चेंज किया। आपने अच्छा फ्लॉन्ट किया नॉन IITian के सामने 77। ओके, चलो एक सवाल और कॉलेज पूछते, फिर हम आगे जाएंगे इस पे। बीटेक करने का फ़ायदा क्या होता है?
सर मैं भी उसका आंसर खोज रहा हूँ तो जैसे एक जवाब मुझे इसका मिला कि कोई बीटेक किया हो बंदा, किसी भी कॉलेज से किया हो, चाहे वो आईटीएन हो नॉन आईटीएन हो, वो लाइफ में डरना भूल जाता है। एग्जाम्स का डर, पैनिक करने का डर, क्योंकि इतने एग्जाम्स होते हैं, इतना बड़ा सिलेबस होता है, आप 4 साल खाली एग्जाम देते रहते हो। हाँ हाँ शायद एक सेमेस्टर के अंदर भी इतने एग्जाम होते हैं, फिर आपको एक रात में पढ़ के पास होना सीख जाते हो आप, ये सही बात है। आई थिंक स्ट्रेस को आप ओवरकम करने का तरीका सीखते हो। एंड यू रियलाइज यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। यस हाँ, मतलब आप अगर आईआईटीएंस को देखते हो, बाकी कॉलेजेस में भी होता होगा सॉरी तो 90% ऑफ देम वो अपने कोर इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और कर रहे होते हैं, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस सिखा देते हैं कि यार कुछ सीखना है तो हम सीख जाएंगे। हाँ, और 4 साल उसके अलावा कुछ और करते हैं लाइफ में, फिर नहीं वही करते जो हैं, अच्छा हाँ, करते हो लाइफ में कुछ और ही करते हैं। Correct. दैट्स ओके। बिजनेस की हम बात कर रहे थे, क्योंकि बिजनेस पर ये पॉडकास्ट है। 2 तरह के बिजनेसमैन हैं। एक बिजनेसमैन जो बहुत पैसा कमा लिया, फ्लॉन्ट कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन टाटा साहब की तरह है, कभी फ्लॉन्ट नहीं किया अपनी रईसी को, बट रिस्पेक्ट टाटा की क्यों है? इसके 2 आंसर है। एक तो मेरे को लगता है कि इंडिया में आप फ्लॉन्ट करते हो तो रेस्पेक्ट नहीं मिलता, ये इसका उल्टा है। यूएस में एलॉन मस्क भी टॉन्ट करता है बट रेस्पेक्ट मिलता है। आई थिंक इंडिया में थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि आप थोड़ा सा हम्बल रहते हो तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि फ्लॉन्ट करो या ना करो, रेस्पेक्ट आदमी के कैरेक्टर के लिए मिलना चाहिए या उसके बिजनेस एक्यूमेंट के लिए मिलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एक आदमी को पूजने के वजह उसके कैरेक्टर को या कैरेक्टरिस्टिक्स को पूजना चाहिए। इज माई इंडिया में व्हाई पीपल आर सो बैड विथ मनी? बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट मनी। आई थिंक बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे खुद के लाइफ में भी हुआ कि बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में फैमिलीज डोंट सिट टुगेदर, फैमिलीज बैठ के पैसे के बारे में बात ही नहीं करते। आई थिंक एक थॉट प्रोसेस ये है कि जिनके पास बहुत पैसा है उनको लगेगा यार बच्चा बिगड़ जाएगा, जब इनको पता है कि पैसा बहुत है हमारे पास। जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको लगता है कि बच्चा स्ट्रेस लेगा। तो बहुत सारे लोग अपने 25-30 साल के उम्र पे आने के बाद सडनली पैसा एज ए कॉन्सेप्ट समझते हैं और सडनली पैसों की कमी को रियलाइज़ करते हैं, और उस टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो जब आप 30 साल की उम्र के हो चुके हो, वहाँ सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जितना जल्दी आप पैसों के बारे में सीखते हो, पैसे को रिस्पेक्ट करना सीखते हो, उतना अच्छा आप पैसे के बारे में बात ना करने से क्या मतलब आपका है? बात मान लो बात कर ली, बता दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप कोई भी चीज़ हो लाइफ में आप उसको रेस्पेक्ट करते हो, आपके पास रहता है। आप पैसे के बारे में बात करोगे तो आपको पैसे को रेस्पेक्ट करना सीखोगे। जब पैसे को रेस्पेक्ट करते हो पैसा आपके पास टिकेगा। दिस इज माई इंटरनल फीलिंग। मैं कहीं कुछ एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने कहा कि मेकिंग मनी इज लेस मैथ्स मोर साइकोलॉजिकल, और शायद यही वजह है कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का जो था उसमें उनको ज़्यादा दिया जा रहा है जो ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये क्यों? सो आई थिंक पैसे में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है नहीं, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। बट मैंने जितना देखा है, जो मिडिल क्लास, आई थिंक मैं टॉप क्लास को छोड़ देता हूँ और लोअर क्लास को भी छोड़ देता हूँ, मिडिल क्लास में मैं जितने भी लोगों को देखा जिन्होंने पैसा बनाया, उनका थोड़ा सा पैसों को लेके फियर का एटीट्यूड रहा है कि कल क्या होगा या 10 साल बाद क्या होगा। कल की चिंता नहीं मुझे, मेरी चिंता परसों की है। करेक्ट। तो जो भी ऐसे सोचे हैं मिडिल क्लास में, और जो भी जब पैसा आता है तो तुरंत खर्च करने का नहीं सोचते या 10-20% सेव करने का सोचते, ऐसे लोग बहुत तरक्की किए या बहुत पैसे कमाए हैं। तो दिस ऑल कम्स डाउन टू साइकोलॉजी और हाउ डू यू परसीव मनी। मैथमेटिक्स तो बहुत बहुत सिंपल है मेरे पास। पैसे का मैथ्स, क्योंकि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में चाहे मम्मियाँ हो पैसे गिन गिन के रखती हैं, फादर्स भी हों गिन गिन के रखते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा है। इतना यहाँ खर्च कर देंगे, ये बच जाएगा, उसकी जगह वो ले लेते हैं, वो हो जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा। आई थिंक कैलकुलेशन यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतना आया, इतना खर्च किया, इसको यहाँ रख दूँ। ये भी होना चाहिए कि इस पैसा का होगा क्या, इस पैसे 10 साल बाद बढ़ने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, और मेरे पास जो पैसा है उससे मैं काम कैसे कराऊँ। ऐसा ना हो कि पैसे कमा लिया और कहीं हमने बचा लिया, वो मेरे को बाद में बचाएगा, बट उस पैसे को मैं कैसे ग्रो करूँ। हाउ इज़ दैट मनी वर्किंग फॉर मी एंड नॉट आई वर्किंग फॉर मनी। दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। तो ज़्यादा काम करके अमीर बनते हैं या ज़्यादा पैसे बचा के अमीर बनते हैं, या कोई और ही तरीका है जिससे अमीर बनते हैं? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मेरे को लगता है कि पैसा अगर 2 लोग हैं, एक ज़्यादा कमाता है और दूसरा बंदा कम कमाता है, लेकिन दूसरे को पता है कि मेरे पास जो पैसा है उससे क्या कराना चाहिए, मेरे को लगता है कि दूसरा बंदा इवेंचुअली 60 साल में 70 साल में ज़्यादा पैसे कमाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने
60 साल में 21-22% से कॉम्पाउंड किया है, जिससे उनका पैसा 1000 या 10,000 गुना हुआ है। उन्होंने शुरू किया था कुछ 50-60 साल पहले 1 मिलियन के साथ। 1 मिलियन क्योंकि उन्होंने 21% पे कॉम्पाउंड किया है, अब वर्ल्ड का आई थिंक 100 बिलियन 200 बिलियन पे बैठे होंगे। और कोई और बंदा होता जो उनके आधे रेट पे कॉम्पाउंड कर रहा है, मतलब 21% की जगह हर साल 10% कर रहा है, तो उनको 50 साल पहले 100 मिलियन से शुरू करना था। तो दो लोग हैं, एक 1 मिलियन पे कॉम्पाउंड कर रहे हैं और दूसरा 100 मिलियन पे कॉम्पाउंड कर रहा है। 50 साल बाद 1 मिलियन वाला ज़्यादा कमा लिए, बिकॉज वो ज़्यादा तेज़ी से उस पैसे को बढ़ा पा रहा है, और जितना ज़्यादा वक्त देते हो आपको पैसे बढ़ने के लिए, उतना ज़्यादा वो डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। बट ये क्या स्मार्ट मूव से होता है, फ्यूचर प्लानिंग से होता है? क्योंकि मैं जितने बड़े लोगों के बारे में सुनता हूँ, जितने भी इंडिया में बड़े ब्रांड्स हैं या वर्ल्ड में बड़े ब्रांड्स हैं, आप उनकी कहानी सुनोगे तो वो बहुत छोटे थे। सारे जितने भी मैं पढ़ता हूँ, मतलब खाने के ब्रांड्स हों, पहनने के ब्रांड्स हों, कपड़े के ब्रांड हों, होटल की फ्रेंचाइज देख लो, सबने छोटे छोटे फ्रॉम हल्दीराम एवरीवन। राइट तो ये क्या होता है जो इनको अलग कर देता है? क्योंकि उस जमाने में भी रईस रहे होंगे, राइट। बट वो रईस आज रईस नहीं रह गए जो पुराने रईस थे, और जो आज रईस बने हैं इन्होंने क्या अलग किया कि ये रईस बन गए? आई थिंक दो चीज़ें, एक तो बहुत बड़ा चीज़ इस दुनिया में लक है। हम अनफॉर्चुनेटली उन्हीं का कहानी सुनते हैं, उन्हीं का कहानी सुनने में पसंद करते हैं जो सक्सेसफुल रहे। तो 50 साल पहले ऐसे हल्दीराम्स टाइप 50 लोग शुरू भी किए होंगे, उसमें से एक सक्सेसफुल हुआ है, तो उनका स्टोरी ज़्यादा सुनते हैं। तो लक तो है ही फॉर श्योर। दूसरा परसिस्टेंस है। आपको अगर 10 बिजनेसमैन का स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें से 10 में से 7 या 8 लोग 10 साल के लिए बहुत अच्छा किए होंगे, और अगले 10 साल के लिए उस 8 में से और 80% ही किए होंगे, अगले 10 साल के लिए उस 8 के 80% के भी 80% किए होंगे। क्योंकि आपका जो पैशन है और वो ड्राइव है, वो आप कितने ज़्यादा दिनों तक आप उसको कायम रख सकते हो, उसको परसिस्टेंट रख सकते हो, दैट इज़ व्हाट विल क्रिएट द डिफरेंस। जनरेशन कितना रख सकती है आपकी जनरेशन, मतलब एज ए फैमिली ओवर टाइम यू कीप एग्जीक्यूटिंग, कीप डूइंग द राइट थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रिपीट करो 50-60 साल तक, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है। जैसे हम छोटे जब थे तो मुझे याद है कैफ़े कॉफ़ी में बहुत जाते थे, राइट। बहुत फेमस था। हाँ एंड अच्छी कॉफ़ी मिलती थी, सस्ती कॉफ़ी भी थी। हाँ फिर वो ब्रांड ख़त्म हो गया। हाँ मुझे याद है बिग बाज़ार बड़ा ब्रांड था, ऐसे बहुत सारे ब्रांड थे, जो बिग सिनेमाज या और बहुत सारे ब्रांड थे, वो थे फिर गायब हो गए। नोकिया मोबाइल का एग्जाम्पल है। हाँ। आई थिंक नोकिया का एग्जाम्पल या बाकी ब्रांड्स का भी एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ आपने जितने भी कहानी मतलब ब्रांड्स ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको याद होगा हमारे चाइल्डहुड में बहुत बड़े थे। करेक्ट। वीडियोकॉन, हाँ ओनिडा टीवी आता था। हमारी मेमोरीज में वो है। बट उनका बहुत पैसा था, माइक्रोमैक्स मोबाइल फ़ोन आया करता था। इंडिया का पहला फ़ोन था और अच्छा चल रहा था, मैंने यूज़ किया। फिर वो गायब हो गए। तो ये बिजनेसमैन का फ्लॉप होने का क्या वजह होती कि क्या? सो मेजरली जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस है जो डाई डाउन हुए, उसमें एक लैक ऑफ इनोवेशन है। हाँ, बहुत सारे बिजनेसेस में, जैसे नोकिया जब आया तो एंड्रॉयड और आईफोन आके इनको कर दिया, और नोकिया का एडॉप्शन टू एंड्रॉयड ऑल्सो बहुत लेट हुआ। सेम गोस फॉर ब्लैकबेरी। सेम गोस फॉर ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का तो एक शायद मूवी भी बनी थी जिसमें लास्ट तक वो डिनाई करते रहे कि iOS कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो एक लैक ऑफ इनोवेशन है। दूसरा माइक्रोमैक्स के केस में तो थोड़ा सा और कहानी था, जहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज बहुत सारे इंडिया में आ गए एंड उनके पास अनलिमिटेड कैपिटल था, बिकॉज वो चाइना में बहुत सारा पैसा कमा चुके थे। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर डालने के लिए रेडी थे। तो माइक्रोमैक्स से सस्ता फ़ोन वो लोग लॉन्च करने के लिए रेडी थे, माइक्रोमैक्स से ज़्यादा मार्केटिंग करने के लिए रेडी थे। तो वो थोड़ा सा कैपिटल का इशू हो गया, दैट्स वेयर माइक्रोमैक्स डाइड डाउन। तो एक पैसा कमाना, वही फिर मेरा सवाल है कि पैसा कमाना एक विषय है, हाँ, कमा कर उसे बढ़ाना, हाँ, इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? अगर आपको 3-4 चीज़ें से बतानी हो। सो आम आदमी के लिए जब जो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको 2 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना चाहिए। एक पैसे बचाने का इन्वेस्टमेंट, एक पैसे बढ़ाने का इन्वेस्टमेंट। ओके। पैसे बचाने का इन्वेस्टमेंट इज़ हमेशा शॉर्ट टर्म, कि आपको 2 साल बाद गाड़ी खरीदना है, या 2 साल बाद आपको आईफोन खरीदना है, 2 साल बाद ज़मीन खरीदना है। तो ये जब भी शॉर्ट टर्म देख रहे हो, आप पैसे बचाने के लिए कोशिश करो। तो उसमें से उसके लिए आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स में करते हो, जैसे एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सेफर इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा पैसे बढ़ाने का इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो। एक आम आदमी मोस्टली रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की शादी के लिए वो जमा कर रहे होते पैसे, जिसमें उनके पास 15-20 साल रहते हैं। उसमें आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुनोगे जो
एफडी और बॉन्ड से बेटर फास्टर कंपाउंडिंग कर सकते हैं, जो वॉरेन बफे ने किया था, जो स्टॉक्स में ज़्यादा कंपाउंड कर सकते हैं। वो इसीलिए कॉन्फिडेंट थे कि उनको 60 साल तक पैसे को ना डिस्टर्ब करने का कंफर्ट था। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उसमें आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो भी शॉर्ट टर्म जो पैसे बचाने का इन्वेस्टमेंट है वो एफडी और बॉन्ड्स ऐसे सेफर इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना चाहिए। और पैसे अगर आपको बढ़ाना है तो द बिगेस्ट थिंग इज़ टाइम। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप पैसे को टच नहीं करते हो उतना फास्टर और उतना ज़्यादा अमाउंट में आपका पैसा ग्रो होता है। और पैसे अगर आपको टच नहीं करना है तो पैसे कैसे टच नहीं करोगे? जब आपने एक इमोशनल और फाइनेंशियल सेफ्टी नेट क्रिएट किया तभी आप पैसे को टच नहीं करते हो टू इन्वेस्ट। तो इसका मैं एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि फॉर एन एवरेज इन्वेस्टर हाउ डू यू गो अबाउट इन्वेस्टिंग। आपको 4 चीज़ें करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ आपने लेट से पैसे कमाना शुरू किया तो पहली चीज़ आप करोगे इंश्योरेंस लोगे, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। इससे क्या होता है कि आप कभी भी नेगेटिव में नहीं जाओगे। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आपके फैमिली के लिए एक सेफ्टी नेट हमने बना दिया। दूसरा, आपको कुछ बड़ी हेल्थ इमरजेंसी हो गई तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है सो दैट यू डोंट टच योर इन्वेस्टमेंट। ये फर्स्ट थिंग हो गया। जो सेकंड चीज़ आप करोगे इज़ इमरजेंसी फ़ंड। इमरजेंसी फ़ंड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अपने 2 साल या 1 साल का जो खर्चा है उतना अमाउंट आप कोई सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल के रखते हो। इसका रीज़न ये होता है कि दुनिया में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे कोविड हुआ या सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुआ 2009-2010 का। ऐसे जब इंसिडेंट होता है तो एक तो दुनिया में ये गलत चीज़ें हो रहा है और आपके पर्सनली भी कुछ गलत चीज़ें हो रहे थे। फॉर एग्जांपल कोविड में बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया, बहुत लोगों का जॉब चला गया, एंड उसी टाइम पे आप स्टॉक मार्केट देखोगे वो भी गिरे पड़े होते, राइट। तो अगर आप जब आपकी जॉब चली गई तब आपको आपके स्टॉक्स में इन्वेस्टेड पैसा टच करने जाओगे तो बहुत नीचे वाले रेट में मिलेगा। तो उसको टच नहीं करना, तो एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करोगे जिसमें आप सेफ इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे आपका एफडीज हुआ, बॉन्ड्स हुआ, जिसमें आपका सर्टेनिटी है कि मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, मेरे पैसे जब चाहिए तब मेरे को मिल जाएंगे। तो इससे एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट मिला, दूसरा इमोशनल सेफ्टी नेट भी मिला। इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट। हाँ, सो इंश्योरेंस के बाद आपका सेकंड कंपोनेंट होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब यह है कि आप आपके 1 साल या 2 साल के खर्चे जितने भी है उसको आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल के रखोगे। सेफ इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीज हो गए या आपके बॉन्ड्स हो गए, जहाँ पर आपको ये सर्टेनिटी है कि ये पैसा डूबेगा नहीं, या कोविड जैसे सिनेरियोज होंगे तो ये पैसा वैल्यू में नीचे नहीं जाएगा। इससे आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो फाइनेंशियल फ़ायदा, जहाँ पर कोविड टाइप सिचुएशन हो गया, आपकी जॉब चली गई, तो आपको 1 साल सस्टेन करने के लिए, 2 साल सस्टेन करने के लिए अपने पैसे जमा करके रखा है। और दूसरा साइकोलॉजिकल फ़ायदा, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास अगले महीने चलाने के लिए पैसे नहीं है तो आप अच्छे से नेगोशिएट ही नहीं कर पाओगे। आप कैमरामैन हो, कोई आपको बुलाया, पैसों की बात चल रही है, आप हक से आपका पैसा मांग ही नहीं पाओगे जब तक आपको ये डर है कि ये प्रोजेक्ट अगर नहीं मिला मेरे को तो मेरा अगले महीने की पैसे नहीं मेरे पास। ट्रू। सेम विद सैलरीड, आपको सैलरी ज़्यादा मिलना चाहिए बट आपका एम्प्लॉयर आपको कम दे रहे हैं, आप कैसे नेगोशिएट करेंगे जब तक आपके पास वो पावर नहीं है। तो 2 साल का खर्चा एक इमरजेंसी फंड में डालिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक 2-3 ही होना चाहिए। एक, लिक्विड होना चाहिए, जब भी आपको पैसा चाहिए तो आपको वापस मिलने की क्षमता होना चाहिए इसमें। तो इसलिए एफडीज आप कभी भी तोड़ के आपका पैसा वापस ला सकते हो। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि ये इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। आपका इंडिया का इन्फ्लेशन 6% है तो आपका एटलीस्ट 7%, 8% आपको रेट मिल रहा है, तो आपका पैसा वैल्यू में कम नहीं जा रहा है, जितना इन्फ्लेशन है उतना आप मेंटेन कर पा रहे हो। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये मार्केट के साथ ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोविड में गिर गया, आपका एफडी भी गिर गया, फिर फ़ायदा क्या हुआ? आपने 1 साल का इमरजेंसी फंड बनाया, वो 6 महीने का रह गया। तो इमरजेंसी फंड आपने बिल्ड कर दिया। अब तीसरा हिस्सा है इज़ वेयर यू लुक टू ग्रो योर मनी। अब लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, आपका 2 साल का थिंकिंग हो गया, आपका इंश्योरेंस भी हो गया, अब आप अगले 20 साल के लिए सोचोगे, 25 साल के लिए सोचोगे। इसमें मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, एक डेट, दूसरा इक्विटी, तीसरा गोल्ड/इंटरनेशनल एक्सपोजर। डेट में फिर से वही आपका एफडी या बॉन्ड्स का कंपोनेंट आता है, इक्विटी जैसे जो म्यूचुअल फंड्स हो गए या स्टॉक्स हो गए, तीसरा गोल्ड। जो इसमें इक्विटी का कंपोनेंट है वो आपका 12%, 13% से हर साल ग्रो करता रहेगा। जो देश का जीडीपी जैसा ग्रो कर रहा है वैसे ग्रो करने का इसमें यूटिलिटी है। दूसरा जो गोल्ड है
गोल्ड इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। सडनली देश में महंगाई आ गई तो गोल्ड इज़ द ओनली एसेट जो सेव करेगा आपको। मान लीजिए श्रीलंका टाइप ऑफ सिचुएशन हो गया जिसमें उनका करेंसी 2 साल में आधी हो गई, तो आपको बचाने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो गोल्ड है। इन दोनों के अलावा एक फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट, मतलब जो एफडी या बॉन्ड का कंपोनेंट इसीलिए चाहिए क्योंकि आप बहुत टैक्टिकल रह सकते हो। मान लीजिए आपने इसका एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें 80 रुपये इक्विटी में डाला, 15 रुपये एफडी में डाला और 5 रुपये गोल्ड में डाला, और सडनली कोविड हो गया तो ये 80 का 40 हो गया बिकॉज मार्केट आधे में आ गई। अब आपके पास 15 रुपये एफडी में है और 5 रुपये गोल्ड में है। इस 15 रुपये में से आप 5-10 रुपये इक्विटी में डाल सकते हो क्योंकि बहुत सस्ता है मार्केट। डालने के लिए आपके पास एक टैक्टिकल चीज़ है जिसमें एफडी से आप मूव कर सकते हो। तो ये कंफर्ट देने के लिए आपको ये 3 कंपोनेंट्स चाहिए जो पैसा बढ़ाता है, और ये 3 कंपोनेंट आप ऐसा चूज़ करोगे डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। कुछ लोग बहुत रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैं 30 साल तक मैं टच ही नहीं करूँगा, मैं पैसा मैं देखूंगा ही नहीं। वो लोग ज़्यादा इक्विटी चूज़ कर सकते हैं बिकॉज उनको पैसा नीचे भी गया तो उनको घबराहट नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, उनको नींद नहीं आती जब मार्केट गिरा, तो उनके लिए ज़्यादा आप डेट फिक्स डिपॉजिट में डालिए और कम इक्विटी में डालना चाहिए। और बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, कि मैं रिस्की इन्वेस्टर हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं पता नहीं होता है। तो इसका एक सिंपल तरीका है, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है कोई ऐप के थ्रू, जीरोधा के थ्रू, ग्रो के थ्रू, आप अगर रोज़ अपना ऐप देखते हो कि मेरा पैसा कितना हुआ, तो आप रिस्की इन्वेस्टर, आप लेस रिस्की इन्वेस्टर हो क्योंकि आपको डर लगता है। आप महीने में एक बार देखते हो तो आप ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर, आप टच नहीं करना चाहते हो। तो उस हिसाब से अपना रिस्क एपेटाइट देखिए और ये एफडी, गोल्ड और इक्विटी का एलोकेशन आप ऊपर नीचे कर सकते हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कहाँ करें, ये कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना? क्या उसके लिए बैकग्राउंड रिसर्च करनी चाहिए? तो सर शेयर मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक जनरल ऑडियंस के लिए जो दिन में 1-2 घंटा शेयर मार्केट में डालना नहीं चाहते टाइम, उनके लिए बेस्ट तरीका होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इंडेक्स म्यूचुअल फंड करके होते हैं, जो एक निफ्टी और एक बैंक निफ्टी करके इंडिसेस है। वो निफ्टी मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इंडिया ग्रो करेगा तो टॉप 50 कंपनी भी ग्रो करेंगे। इंडिया 12% पे, इंडिया का जीडीपी 8% से बढ़ता है, 7-8%, इन्फ्लेशन 4-5% होता है, दोनों मिलाकर इंडियन जीडीपी ग्रो से 12%, मोटा मोटी आपका इक्विटी भी 12% आपका ग्रो करेगा। तो जनरल इन्वेस्टर के लिए इसमें डाल के छोड़ दीजिए। अब कुछ इन्वेस्टर्स होते जिनको डायरेक्ट इक्विटी में डालना चाहते, वो तभी डालिए जब आप दिन के 2-3 घंटा कंपनीज को रिसर्च करने में आपको इंटरेस्ट है, आपको जेन्युइनली मज़ा आता है, तो आप इक्विटीज़ में डाल सकते हो। बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी इक्विटी इन्वेस्टर्स देखा है वो ये टाइम देते नहीं, लेकिन इक्विटी में डालने की कोशिश करते हैं और ओवर द लॉन्ग रन वो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। तो 99% लोगों के लिए यही एडवाइस है कि आप चुपचाप म्यूचुअल फंड में डालिए, वो ग्रो करता रहेगा। 12%, 12.5% आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली इक्विटी में डालोगे। आपको 2-3 घंटा बचेगा भी दिन का, आप कोई मूवी देखिए, ये शुभंकर मिश्रा जी का पॉडकास्ट देखिए, तो यू हैव टाइम। बट अगर मान लो किसी इक्विटी में डालना हो तो उसमें क्या रिसर्च करनी चाहिए? कम से कम बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, मेरे आसपास भी कई लोग हैं जो दिन भर करते रहते हैं। रिसर्च किस किस चीज़ों पर बेस्ड होनी चाहिए? देखिए सर, इक्विटी बढ़ने का 2 ही वजह होता है। एक तो उसका प्रॉफिट क्या है और दूसरा उसका ग्रोथ क्या है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी से, जैसे रिलायंस है, रिलायंस हर क्वार्टर $1 बिलियन बनाता है, राइट? तो एक साल में 4-5 बिलियन बनाता है। और कुछ ऐसे कंपनी से जो अभी कुछ प्रॉफिट नहीं बनाते बट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा ग्रोथ है, जैसे जोमेटो हो गया, आई थिंक अभी ऑलमोस्ट बेयरली 0 बनाता है। स्विगी हो गया, लॉस में ही है, बट इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो वो ग्रोथ में वो ग्रोथ की वजह से उनको वैल्यूएशन मिलता है। तो जब आप रिसर्च करते हो तो 2 पार्ट्स में बांटिए आपके स्टॉक्स को, कि कुछ प्रॉफिटेबल कंपनीज है, उसमें बस आप ये देखोगे कि ये प्रॉफिट कितना दे रहा है मेरे को। मान लीजिए कोई कंपनी आपको साल में $10 बिलियन का प्रॉफिट दे रहा है और हर साल 5 या 10% से ग्रो कर रहा है, विच इज़ नॉर्मल ग्रोथ इन लाइन विथ जीडीपी जो ग्रो कर रहा है। इसमें आप देखते हो कि ये जो कंपनी प्रॉफिट दे रहा है वर्सेस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, राइट? कोई कंपनी 10 बिलियन साल का कमाता है, उसका वैल्यू और इंडियन जीडीपी के साथ साथ ग्रो करता है, उसका वैल्यूएशन होना चाहिए 25 से 30 गुना ऑफ द प्रॉफिट। तो आप देखते हो कि ठीक है, रिलायंस $4 बिलियन का प्रॉफिट दे रहा है पर ईयर, 4 बिलियन इंटू 25-30, तो 100 बिलियन, 120 बिलियन मोटा मोटी वैल्यूएशन बन रहा है। तो वो एक प्रॉफिटेबल कंपनीज का मॉडलिंग है। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट का एवरेज ग्रोथ देखिए, उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए।
दूसरा जो हाई ग्रोथ कंपनी से स्विगी जोमेटो, इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको ये मॉडल करना है कि मेरा जो कंपनी आज 30-40% के हिसाब से ग्रो कर रहा है वो ऐसा कितने साल तक कंटिन्यू कर पाएगा, बिकॉज कोई भी कंपनी हो 100 साल तक तो 40% पे ग्रो नहीं कर सकता। इवेंचुअली उनको देश के जीडीपी के साथ जुड़ना ही है जब पेनिट्रेशन इनफ हो जाता है। तो ये जो 40% ग्रोथ है ये कितने साल के लिए कर सकते हैं? वो 10 साल के लिए कर सकता है, 15 साल के लिए कर सकता है, 5 साल के लिए कर सकता है। पहले वो ग्रोथ एस्टिमेट करिए। अगर 40% 15 साल के लिए ग्रो करता है तो 15 साल बाद उसके क्या रेवेन्यूज होंगे वो आप एस्टिमेट करिए। उस रेवेन्यू पे क्या प्रॉफिट होना चाहिए वो एस्टिमेट करिए। उस प्रॉफिट के हिसाब से ये 25-30 गुना का मल्टीप्लेयर मिलता है, तो 15 साल बाद इस स्टॉक का क्या प्राइस होना चाहिए वो एस्टिमेट करिए। और 15 साल बाद इस स्टॉक का ये प्राइस है तो आज कितना होना चाहिए वो एस्टिमेट करिए, बाय लुकिंग एट द डिस्काउंटेड वैल्यू। क्योंकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो आपको 13-14% का रिटर्न तो चाहिए। 15 साल बाद ये वैल्यू होगा। 15 साल तक इस स्टॉक प्राइस को 15% ग्रो करना पड़ेगा, तो आज कितना होना चाहिए वैसे देख के आप इन्वेस्ट करते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप मोस्ट लोगों के लिए बजटिंग करना जरूरी होता है। जैसे बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं बट कभी बजट नहीं बनाते अपना। बजट करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरे लाइफ में। जब मैं 2016-17 में जब ये हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एडवाइस ढूंढ रहा था इधर उधर, मेरे को कहीं नहीं मिला। तो तभी एक स्वामी नित्यानंद जी करके है, वो कैलासा करके, उन्होंने जो अपना वो बनाया, कंट्री बनाया, बहुत बहुत फ़नी वीडियोस डालते हैं वो, अनइंटेंशनली फ़नी। तो मैं अब कभी उनका ऐसे वीडियो देख रहा था तो उसमें किसी ने पूछा कि स्वामी जी मैं अपने फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल करूं। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, हर मंथ के एंड में आप बस लिख लीजिए कि मेरा ये एसेट है, ये मेरा ये लोन है, ये मेरा बैलेंस शीट है। हर महीने आप लिख लीजिए, आपका फाइनेंस अपने आप सुधर जाएगा। और मैं भी वो करना शुरू किया बिकॉज मेरे को बड़ा अच्छा लगा एडवाइस। तो वो एक्चुअल में बहुत फ़ायदेमंद था, बिकॉज आप ये देखते हो कि मेरा पिछले मंथ इतना एसेट था, इस मंथ इतना एसेट है, पिछले मंथ इतना लाइबिलिटी था, इस मंथ इतना लाइबिलिटी है। तो अपने आप पैसों के साथ क्या कर रहे हो, क्या बजट कर रहे हो, आपको पता चल जाता है। और आपको ट्रेंड देख के समझ आता है कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। दैट विल लीड टू गुड बिहेवियर, दैट विल लीड टू बेटर फाइनेंशियल कंडीशंस। तो बजट करना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग। कोई नया इंसान है जिसने लाइफ में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, वो कैसे इन्वेस्ट की शुरुआत करे? शेयर में लगाए, बॉन्ड्स में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, कहाँ पर इन्वेस्ट करे? आई थिंक जब पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो आप सेफ इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए, बिकॉज आप ये सिचुएशन नहीं चाहते हो कि आपने डाला और 2 महीने बाद 20% नीचे, बिकॉज वो सदमा लग गया। तो आप इन्वेस्ट करने का फिर आप वो कर ही नहीं पाओगे बाद में। तो नॉर्मल छोटा इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए, बिकॉज पहली बार जब इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी कमाई भी ज़्यादा नहीं होती, उनकी कमाई भी बढ़ना है ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। तो छोटा इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए, एक बार देखिए पैसे बढ़ता हुआ कैसा दिखता है, कैसा लगता है, उसके बाद यू कैन गो टुवर्ड्स रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स। तो कोई भी इंसान जब इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, स्टार्ट विद द सेफेस्ट, फिर धीरे धीरे एज योर कॉर्पस कीप्स ग्रोइंग। सेफेस्ट इज एफडी। सेफेस्ट इज एफडी, सेफेस्ट इज अ गवर्नमेंट बॉन्ड। कि मेरे दादा के ज़माने में एफडी थी, पिताजी भी एफडी यूज़ करते, मैं भी कर रहा हूँ, आगे मेरा लौंडा आएगा वो भी करेगा। हाँ जी, इंडिया में 24 करोड़ लोग हैं आज जो एफडी करते हैं, और सिर्फ 4 करोड़ लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं एक्टिवली। तो इतना बड़ा अंतर है। सेफ है इसलिए इंडियंस को रिस्क लेने का शौक नहीं है। हाँ, इसलिए शायद 1% के पास 40% प्रॉपर्टी है। आई थिंक दोनों आंसर है। एक तो ट्रेडिशनल है, कल्चर है। आपके पिताजी आपको बोलेंगे कि बेटा एफडी में डालो पैसे। उन्होंने मुझसे ये कहा उन्होंने कि एफडी करा दो, एफडी करा दो। तो वो एक जनरेशनल। और जबकि आप बैंक में जाओगे तो वो कभी मतलब नॉर्मली एडवाइस करते हैं म्यूचुअल फंड में डाल दो, क्योंकि बैंक को ज़्यादा कमीशन मिलता है। बैंक का जो एजेंट है उनको म्यूचुअल फंड में ज़्यादा कमीशन मिलता है, तो वो इसलिए कर रहा है। एक कल्चरल बहुत बड़ा वो है, एंड इंडियंस थोड़ा सा रिस्क अवर्स है, इसीलिए एफडी में। बट अभी थोड़ा सा बदल रहा है इन द लास्ट 10-15 साल। एफडी इज लाइक वो सलमान खान का डायलॉग था ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं वापस करूंगा उतना। हाँ, तो एफडी का वही है कि एफडी इज आपका पैसे बचाने का इन्वेस्टमेंट। एफडी में अपने पैसे डाला तो आपके पास सर्टेनिटी है, आपके पास सेफ्टी है। ये चाहिए हर इन्वेस्टमेंट, हर पोर्टफोलियो में ये वाला। अमीर आदमी एफडी करता है? अमीर आदमी भी करता है एफडी। अमीर आदमी का पर्पस अलग होता है। अमीर आदमी का पर्पस यही होता है कि मैं आज डाल के रखा हूँ, कल मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी दिखे मैं एफडी तोड़ के उस डाल दूंगा। ओके। बिकॉज उनको एक सेफ फंड चाहिए जो जिसको वो निकाल सके, इधर उधर कर सके। बिकॉज आप जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा, मतलब आप 100 करोड़ कमा रहे हो लेट्स से पर ईयर,
तो आपका जो एफडी का पोर्शन है वो बहुत कम होगा, लेकिन आप 10 लाख की कमा रहा हो तो आपकी एफडी का पोर्शन बहुत बड़ा होगा। वो डिफरेंस है। आप लाइफ में जितना बढ़ते हो तो फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो थोड़ा सा कम होता है और इक्विटी का पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। इसी बात में मैं थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन देना चाहता हूँ। जब हमने 2022 में ये डेटा देखा कि इंडिया में 24 करोड़ लोग एफडी में डाल रहे हैं और सिर्फ 4 करोड़ लोग इक्विटीज़ में डाल रहे हैं, हमने और थोड़ा सा इसमें स्टडी किया। आरबीआई का हमने डेटा निकाला और देखा कि ये 24 करोड़ लोग कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमको 2-3 चीज़ें पता चली। एक तो इंडिया में 60 लाख करोड़ के एफडीज इन्वेस्टेड थे। 24 करोड़ मतलब हर एवरी इंडिविजुअल इज डूइंग 2.5 लाख रुपए का एफडी और लगभग 3 साल का एफडी कर रहे थे। और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चला कि 70% लोग 7% से कम कमा रहे थे एफडी के इंटरेस्ट में और 90% या 95% लोग 8% के नीचे कमा रहे थे। दिस इज़ 2022 और 2022 में इन्फ्लेशन ही 7-8% था। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्वेस्टेड एसेट क्लास में लोग पैसा नहीं बना पा रहे थे, बिकॉज इस 8% पे आप टैक्स भी दोगे। टैक्स देने के बाद आपके पास क्या बचेगा? वही रीज़न था हमारा स्टेबल मनी शुरू करने का। मैं उसको और विस्तार में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमने ये देखा कि मोस्ट इन्वेस्टेड एसेट क्लास, मोस्ट इनएफिशिएंटली मैनेज्ड एसेट क्लास। बट एफडी में 2-3 स्पेशलिटीज़ है। एक तो एफडी सारे आप आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स में ही कर सकते हो, और दूसरा आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड डीआईसीजीसी इंश्योरेंस, जिसमें ये बोलते हैं कि अगर बैंक डूब गया तो भी ये जो आरबीआई। मैंने ये सारे क्वेश्चंस रखे हैं, मैं एक एक करके आता हूँ, शुरुआत से शुरू ठीक है। वैसे तो 100 में से 90% या 95% लोग पता है एफडी क्या होती है, राइट। 5% अगर नहीं पता, एक बार पहले बताओ एफडी क्या होती है और एफडी क्यों करवानी चाहिए? ओके सर, एफडी होती है बेसिक एक लोन है। आप एक लोन दे रहे हो बैंक को, अब इतना ही समझिए, वो है एफडी। इस लोन के 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक है कि लोन कितने दिनों के लिए दे रहे हो, मतलब डिपॉजिट आपने बैंक को लोन कितने दिनों के लिए दिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल। दिस इज कॉल्ड टेन्योर ऑफ एन एफडी। और दूसरा ये होता है कि आपने जो बैंक को लोन दिया, बैंक ने आपका डिपॉजिट रखा, बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंटरेस्ट रेट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि ये जो इंटरेस्ट है उसका पे आउट कैसे होना चाहिए, कि आपको हर मंथ पैसे मिलना चाहिए, क्या आपको हर क्वार्टर पैसे मिलना चाहिए, या एफडी जब मैच्योर होता है तब पैसे मिलना चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि एफडी कितनी करवाएं, कौन सी करवाएं, किस टाइप की करवाएं या कैसे करवाएं, तो ये इसका क्या जवाब दोगे आप? ठीक है, अभी इंडिया में कैसे होता है वो मैं बताता हूँ, फिर कैसे करना चाहिए वो बताता हूँ। इंडिया में 3 तरह से आप एफडी करते हैं लोग। मेजॉरिटी लोग यही करते हैं कि वो अपना बैंक ढूंढते हैं जहाँ पर उनका सेविंग्स अकाउंट है, वो बैंक में फिजिकली जाते हैं और बैंक मैनेजर को बोलते हैं और एफडी करा लेते हैं। इसको कहते हैं ऑफलाइन एफडी। और दूसरा होता है कि थोड़ा सा डिजिटली सेवी लोग, वो उसी सेविंग्स अकाउंट जहाँ पर है उसी बैंक में बैंक का ऐप डाउनलोड करके कर लेते हैं, जिनको उनको ब्रांच जाना पड़े। और तीसरे टाइप के ये लोग होते हैं, वो देखते हैं कि मेरा जहाँ पर सेविंग्स अकाउंट है वो सिर्फ 6% दे रहा है, मैं कोई और बैंक ढूंढ लेता हूँ जो मेरे को 7% दे रहा है, और उस बैंक में जाते हैं, उसका खाता खुलवाते हैं और वहाँ पर एफडी करते हैं। ये 3 बिहेवियर ही है। हमने इन तीनों में कुछ कुछ कमियां देखा जिस वजह से हमने स्टेबल मनी शुरू किया। एक तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि जहाँ पर आपका सेविंग्स अकाउंट है वहीं पर एफडी क्यों खुलना चाहिए? इंडिया में तो 200 बैंक है। आलसी होते हैं ना लोग। हाँ, आलसी होते हैं, और बैंक्स ने ये फीचर भी नहीं दिया। बैंक ने अगर एफडी आपको, बहुत सारे बैंक्स में अगर एफडी बुक करना है तो पहले बोलते हैं आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाइए, फिर उसके बाद आप एफडी करेंगे। और इंडिया में आपको पता है ये जो बड़े बैंक्स डोमिनेटेड है, एसबीआई होंगे, एचडीएफसी होंगे, वो डोमिनेटेड है, इनके पास बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, तो ये लोग थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दे तो चल जाएगा, 6% पे भी ये लोग एफडी कर सकते हैं। और दूसरा, इंडिया में 200 बैंक है, आप कंपेयर कैसे करोगे किसके पास क्या हायर इंटरेस्ट है, किसके पास कम है? आप गूगल भी करोगे आपको पता नहीं चलेगा। आप अभी गूगल करके देखिए इंडिया हाईएस्ट एफडी रेट, आपके 10 बैंक के रिजल्ट आएंगे, सब क्लेम कर रहे होंगे कि हमने हाईएस्ट है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और तीसरा, ये ऑफलाइन प्रोसेस होना क्यों चाहिए अभी भी? तो इसके लिए हमने स्टेबल मनी शुरू किया। स्टेबल मनी में हमने इन 200 बैंक में से हमने टॉप 10 बैंक ढूंढा जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देते हैं। इनके पास हम जाके बोले कि हम आपके लिए कंप्लीटली डिजिटल जर्नी बनाएंगे। हमारे स्टेबल मनी ऐप पे कोई भी बंदा आ सकता है, आके डिजिटली 5 मिनट स्पेंड करके एक एफडी बुक कर सकता है। और ये एफडी के लिए उनको आपके बैंक के साथ सेविंग्स अकाउंट खुलाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। आप सीधा एफडी अकाउंट खोलिए, वो एफडी अकाउंट
उस बंदे का जो भी सेविंग्स अकाउंट है उससे लिंक हो जाएगा, जैसे एफडी मैच्योर हो जाएगा उसमें पैसा चला जाएगा, तो आदमी को सेविंग्स अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, क्योंकि हमने टॉप 10 बैंक्स ढूंढा, इनका इंटरेस्ट रेट 1.5-2% ज़्यादा होता है, बिकॉज इंडिया में 200 में से टॉप 10 गिना, बड़े बैंक्स के कंपैरिजन में बेटर होगा इंटरेस्ट रेट, तो 2-2.5% बेटर इंटरेस्ट रेट होगा। तो जो एवरेज इंसान 2 लाख रुपए डाल रहा है और 2 साल का टेन्योर कर रहा है, तो उनको 10-15 हज़ार रुपये का सेविंग्स भी है, क्योंकि एफडी डिजिटली कर रहा है। और चौथा फ़ायदा ये है कि जो DICGC इंश्योरेंस है ये पर बैंक होता है। हमने 10 बैंक के साथ इंटीग्रेट किया, तो आप हर बैंक में 5-5 लाख रुपए डाल के 50 लाख तक सेफली आपका पैसा 2% ज़्यादा कमा सकते हो। अब मुझे एक सवाल यहाँ पर आता है, ये सवाल पहले भी लोगों ने पूछा है कि बैंक बंद हो गया तो क्या? आप कहते हो कि 5 लाख तो दे देगा वो। हाँ। मान लो मेरी एफडी बड़ी हो, हाँ, आपकी एफडी अगर मैंने 7 लाख रुपए की एफडी करा दी, 10 लाख रुपए की एफडी करा दी, मेरा बैंक बंद हो गया। हाँ, अब सो अगर आपने 10 लाख की बैंक बंद हो गया, आपको 5 लाख तो 3 महीने में आ जाएंगे। हाँ, बट 5 लाख तो मेरा फंसा है। बाकी 5 लाख आपका फंसा है, वो बैंक जैसे रिवाइव होगा, कोई टेक ओवर करेगा तो देगा। तो हमारा भी एडवाइस यही रहता है कि आप डालिए मत। आप, हम 10 बैंक दे रहे हैं या और ढूंढिए आप 5 बैंक, आपको 1 करोड़ डालना है तो 5-5 लाख करके डालिए। मतलब एफडी 5 लाख की करे। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आप 3 साल का एफडी कर रहे हो तो आप 4 लाख की करिए, क्योंकि 3 साल में इंटरेस्ट मिलाकर 5 लाख तक बनेगा ना। और ये जो DICGC का गारंटी है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलाकर है। तो हम बोलते हैं कि आपका टेन्योर देखिए, टेन्योर में क्या मैच्योरिटी आ रही है वो देखिए, उस हिसाब से आप उतना पैसा डालिए। 5 साल का एफडी कर रहे हो तो 3 लाख ही डालिए, 3 साल का कर रहे हो तो 4 लाख ही डालिए, सो दैट इवेंचुअली वो 5 लाख तक ही पहुंचे। कुछ हो भी गया तो आपके पैसे आपके वापस आ और जाएंगे। किसी पर ज़्यादा पैसा हो तो वो एफडी में फिर कैसे इन्वेस्ट तो वो करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर मतलब अब वही आप जैसे कह रहे हो कि टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है, हाँ, हम शायद बाकी 99% के लिए सोल्यूशन बना रहे हैं। टॉप 1% वाले तो उनका 5 लाख डूब भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ओके। अब मान लो स्टेबल मनी बंद हो गया, सो इसमें जैसे आप मीडिएटर हो, हाँ, आपके थ्रू हमने बैंक में किया, आपका दुकान चौपट हो, फिर हमारा पैसा कहाँ जाएगा उस आदमी का? हाँ, तो स्टेबल मनी एक टेक लेयर है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाया बिटवीन यू एंड बैंक। ओके। आप जब पैसा देते हो एफडी के लिए, आपके सेविंग्स अकाउंट से सीधा बैंक के पास जाएगा, और जैसे एफडी मैच्योर होता है बैंक से सीधा आपके अकाउंट में आएगा। स्टेबल मनी हो ना हो, बंद भी हो गया हो, आपका रिलेशनशिप विद बैंक एग्जिस्ट। सारा फॉर्मेलिटी, सारा कागजी कार्रवाई बैंक से, सब बैंक से है। हम एक फैसिलिटेटर है, हम एक इजी जर्नी देते हैं, हम एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट देते हैं, हम अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं, हम चीज़ें इजी करते हैं कैसा कस्टमर। कस्टमर सपोर्ट? हमारे पास एक 50 लोगों की कस्टमर सर्विस टीम है। आपने एफडी बुक किया, आपको उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप अगर बैंक में आप कॉल करोगे तो वो क्यू में डालते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपका पर्सनल रिश्ता है। हाँ, करेक्ट। तो हमारे पास हमारा कस्टमर केयर में वो फ़ोन उठाएंगे, आपको जो भी समस्या है, जो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हमको पता है कि 99% समस्या हम सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्व कर देते। जो 1% हम नहीं कर पाते वो बैंक तक ले जाते। तो जैसे मान लो अभी कुछ दिख रहा हो आपको और वो पूछे आपसे कि मेरे पास 3 लाख 4 लाख रुपए है, मुझे एफडी में इन्वेस्ट करना है, आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करिए, हमारे कस्टमर केयर नहीं, वाले। मैं तो आपसे सीधे पूछ ले रहा हूँ अच्छा, कि किसी ने कहा कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं, इस पॉडकास्ट को दिख रहा है, हाँ, अब मुझे इन्वेस्ट करना है, हाँ, तो अभी राइट नाउ आपके हिसाब से क्या सलाह होगी उसे? कहाँ इन्वेस्ट करो? सबसे अच्छा कौन सा रिटर्न मिल रहा है, कहाँ पे? तो अगर आपको एफडी में करना है तो सबसे पहले आप 3 लाख रुपए, हमारा जो भी टॉप बैंक है, आज हमारा टॉप बैंक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बॉम्बे बेस्ड बैंक है। उसमें आप 5 साल का एफडी करिए, 8.4% रिटर्न मिलेगा, ये बेस्ट है। अगर आप 30 लाख बोलते तो मैं बोलता कि 5 लाख इसमें डालिए, 5 लाख कहीं और डालिए, तो मैं डिवाइड करा था। 3 लाख ये तो इसमें डाल दीजिए। ओके। और इसमें ये जो पैसा मान लीजिए, क्योंकि हम आदमी इंडिया में पैसे को लेकर डरता बहुत है, हाँ, वो 4 पैसा लगा रहा है उससे पहले डरता है कि यार नुकसान ना जाए, फायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जैसे आपने इस बैंक का नाम लिया, अब ये 8 पॉइंट समथिंग दे रहा है, SBI मुझे 6 पॉइंट समथिंग दे रहा है, मुझे 2% का फायदा दिख रहा है, हाँ, बट SBI को मैं जानता हूँ, हाँ, कोई जाने वाला नहीं है, हाँ, इस बैंक को लेकर थोड़ा अनश्योर, हाँ, डाइसी सिचुएशन है, हाँ, कि अच्छा रहा या बुरा रहा, तो इसमें जो ये पैसा जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो 5 लाख तक रिटर्न आपको मिलेगा, गारंटी है, हाँ। कितने दिनों में मिलता होगा ये? सर, DICGC का रेगुलेशन कहता है कि 3 महीने के अंदर आपको पैसा वापस मिल जाना चाहिए। तो बैंक ने अगर किसी दिन बोला कि हम नहीं, इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर को पैसा वापस नहीं दे पा रहा है, DICGC अब उनका काम शुरू करेगा, उससे 3 महीने के अंदर पैसा वापस आ जाता है। बट इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। हम जो बैंक्स के साथ काम करते हैं उसमें 2 तरह के बैंक्स हैं, एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स ये दोनों स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में RBI इनको अलग लाइसेंस देता है। और इसके अलावा एक कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, जो बहुत सारे इंडिया में 100-150 है।
ये जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, इसमें सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक कोई भी बैंक डूबा नहीं इंडिया में, बिकॉज इन पे आरबीआई का ज़्यादा निगरानी रहती है। द क्लोजेस्ट जो आया था वो येस बैंक का जो किस्सा हम सब ने सुनाया, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई सब आके उनको बचा लिए थे। तो एक अभी तक कुछ हुआ नहीं ऐसा, टचवुड, बट कुछ हो भी गए तो देयर इज डीआईसीजीसी स्टैंडिंग। ओके, कितनी देर में एफडी हो जाती है? सर आप 5 मिनट में आपका एफडी बुक कर सकते हो। इसमें भी 2 अलग अलग केवाईसी करना पड़ता है। एक आपका आधार बेस्ड केवाईसी होता है, अगर उससे एफडी बुक करें तो 5 मिनट में हो जाता है। कुछ क्राइटेरिया है जिसमें अगर आप 1 साल से ज़्यादा का एफडी बुक कर रहे हो या एक बैंक में 2 एफडी बुक कर रहे हो तो उसमें आपको एक वीडियो केवाईसी करना पड़ता है, जिसमें एक बैंक का एजेंट आएगा, आपसे वीडियो में 2-3 सवाल पूछेगा और करवा देगा। कुल मिला के वीडियो केवाईसी भी कर रहे तो 5-7 मिनट में आपका एफडी बुक हो जाएगा। अब इस देश में आपने कहा 24 करोड़ आदमी जो एफडी करते हैं। आदमी बैंक से क्यों एफडी ना करे, स्टेबल मनी से क्यों एफडी करे? बहुत सारे होशियार होंगे जो आपके यहाँ के चेक कर लेंगे, वहाँ जाके एफडी बैंक में कर देंगे। तो आपके यहाँ से एफडी क्यों करे? आदमी तो कर सकता है सर, डायरेक्टली बैंक जाके भी कर सकते हैं। 2 फ़ायदे, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कस्टमर सर्विस बेटर है, हमारा यूआई बेटर है, हमारा कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस है। दूसरा ये है कि हमने क्योंकि 10 बैंक के साथ इंटीग्रेट किया है, हमको पता है या हम श्योर है कि इंडिया को जो भी टॉप रेटेड एफडी है वो हमारे पास रहेगा, बिकॉज हमने ऐसा बैंक चूज़ करके इंटीग्रेट किया है। वो आदमी मान लीजिए 3 महीने में एक एफडी करता हो, डे 1 को उन्होंने देखा कि आज सूर्योदय बैंक हाईएस्ट दे रहा है, उसमें एफडी करेगा। फिर 3 महीने बाद देखेगा अरे आज तो यूनिटी बैंक हाईएस्ट दे रहे हैं, फिर उस बैंक के पास जाएगा। फिर 3 महीने बाद देखेगा अरे आज तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दे रहे हैं, फिर वहाँ जाएगा। तो कुल मिला के 2 साल में उनके 10 अकाउंट हो जाएंगे, 10 चीज़ें मैनेज करेगा। उससे बेटर आप एक साथ एक जगह कर सकते हो, सीधा पैसा बैंक के पास ही जा रहा है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी एफडी कितनी करनी चाहिए? सर आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो एफडी, हाईएस्ट तो आप करोड़ों का भी कर सकते हो। तो चलो मान लो मगर मेरे पास 1000 रुपये है, हाँ। तो मैं उसे शेयर मार्केट में लगाऊं, मैं एफडी करने आऊं या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने जाऊं? आपको सबसे ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन तो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में आएगा। बट यही इसी पे डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट के किस जर्नी पे हो। आप इमरजेंसी फंड बना रहे हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जर्नी पे हो। आप देखिए आप अपने जर्नी पे कहाँ पर हो। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी तक तो आप एफडी में करिए। आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं तो 1000 रुपये ले जाके इक्विटी में डालिए। ओके, सबसे कम यंग एज वो कॉलेज के बच्चे हैं, क्या उनको भी कॉलेज में एफडी करवानी चाहिए? आपके हिसाब से कौन सी राइट एज होती है जब आपको एफडी सोचना चाहिए या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए? कॉलेज में तो पैसे नहीं होते सर, घर वाले जो पैसे भेजे वो खर्च करने में आजकल निकल लड़के सब जाते हैं। कमा रहे हैं, आजकल ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ, अगर आपने कमाना शुरू किया तो सेविंग आप शुरू करिए, जितना भी हो, 5%, 10%, 20%, बिकॉज ये एक हैबिट है। आप बट 20 इसका कॉन्ट्रडिक्टी है, कुछ लोग कहते हैं कि जो बचाता है वो जिंदगी भर गरीब रहता है, जो खर्च करता रहता है उसको पैसे कमाने के साधन मिलते रहते हैं, क्योंकि सोचता है कि अब आगे कैसे खर्च करेंगे। ये एक माइंडसेट बहुत लोगों का देखा है मैंने। हाँ सर, ये ट्रू है विथ टॉप 1% पीपल। कुछ लोग होते हैं जो लकी है या जिनके पास वो क्षमता है ऑन हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, या खानदानी अमीर है, इन लोगों के लिए ये माइंडसेट ठीक है। बट ज़्यादातर मिडिल क्लास के लिए यही ठीक है कि आप थोड़ा अभी सेव करना शुरू करें, बिकॉज अभी जो फेज़ में है ना, इंडिया में 70-80% जॉब तो डेस्क रिलेटेड जॉब्स है, और एआई का जो दौर आ रहा है तो उसमें हमको ये नहीं पता कि 20 साल बाद कैसे जॉब्स रहेंगे, कैसे जॉब्स नहीं रहेंगे। तो आज अगर आप अगले 10, 15, 20 साल के लिए सेव करने का नहीं सोचते हो और सडनली आप उस सिचुएशन में हो कि यार कल तो नौकरी नहीं है, एआई ने खा लिया सारे जॉब, तो आप क्या करोगे? तो इट्स बेटर टू बी सेफ टुडे, मेरे को लगता है कि गिवन द एनवायरनमेंट। आप लोग क्या लगता है कि अगले 10-15 साल में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? मेरे को लगता है कि इन्वेस्टमेंट में भी देर विल बी एआई विच विल टेक ओवर, जो आपको गाइड कर रहा होगा कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। बट जो बेसिक फंडामेंटल्स है फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग का, वो वही रहेंगे, क्योंकि 2 ही साधन है इंडिया में इन्वेस्ट करने के, या तो डेट में डालोगे या इक्विटी में डालोगे। पोर्टफोलियो एलोकेशन 50-100 साल से सेम चीज़ चलता आ रहा है, वो जो जैसे मैंने पहले फार्मूला बताया वही फार्मूला चलता रहेगा। बट द वे यू इन्वेस्ट माइट चेंज। आज आप किसी ऐप के थ्रू कर रहे हो, शायद उस दिन आप बैठ के कंप्यूटर को बोल दोगे कि मेरे इस बैंक में पैसे पड़े हुए, आप जाके बेस्ट इन्वेस्ट कर देना, वो शायद कर दे। इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडर रह चुका हूँ, मैं ये बता सकता हूँ। आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक है जो इंडिया में, 2 मिस्टेक्स है दैट आई हैव सीन। एक फोमो इन्वेस्टिंग है और दूसरा ट्रेडिंग है।
फोमो इन्वेस्टिंग ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखते हैं कि अब व्हाट इज़ द हॉटेस्ट कमोडिटी, जहाँ पर सब लोग पैसा लगा रहे वही डाल देते हैं। जैसे आप देखोगे कि क्रिप्टो का बूम आया बीच में, और क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन 1 लाख पहुँच गया तो सबने डाल दिया, 1 लाख से गिर कर 20,000 पे आ गया। अब बीच में इक्विटीज़ में स्मॉल केस का एक बड़ा बूम आया था कि वो 3 साल में 5 गुना हो गया और सबने पैसा वहाँ डाला, वो गिर गया वहाँ से। अब बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3-4 साल में गोल्ड हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। तो जब भी आप ये देखते हो कि पिछले 3 साल में क्या परफॉर्म किया और मैं उसमें डालूंगा, तो बिकॉज लॉ ऑफ एवरेजेस प्ले आउट करते हैं, जो 3 साल में बहुत अच्छा किया वो अगले 3 साल में शायद अच्छा ना करे, तो आप फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट देख के करोगे तो वो अच्छा नहीं करेगा। आप बेसिक प्रिंसिपल्स पे स्टिक करिए, एलोकेशन पे डालिए, बिलीव इन इंडिया स्टोरी, बिलीव इन म्यूचुअल फंड्स, वो चलता रहेगा। और दूसरा बिगेस्ट जो मैंने देखा है वो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की खासियत ये है कि वो आपको ये मौका देता है कि मैं आज 1,000 रुपये लगा के एक और 1,000 कमा सकता हूँ, कि मतलब एक दिन में 100% का रिटर्न देखने का वो पॉसिबिलिटी है ट्रेडिंग में, इसीलिए बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। इंडिया में आप देखोगे तो जो बेटिंग ऐप्स है उसमें ज़्यादा कस्टमर्स है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी में, जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालते हैं, बिकॉज वहाँ पर इंस्टेंटली आप पैसा डबल करने का लालच अच्छा लगता है। बट क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडर रह चुका हूँ, मेरे को पता है कि रिटेल कितना पैसा लूज़ करता है। अभी मैं जस्ट यहाँ आने से पहले कुछ स्टैट्स देख रहा था। एक कंपनी है जेन स्ट्रीट कर, उन्होंने लास्ट 1 साल में 40,000 करोड़ कमाए। गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आप जब ट्रेड करते हो तो वो टैक्स देते हो, वो कुछ 50-60 हज़ार करोड़ के आसपास है। NSE की जो कमाई हुई वो 20,000 करोड़ है, BSE की जो कमाई वो 3,000 करोड़ है। तो ये सब मिलाकर 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ की कमाई हुई है जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो पूरा 1.5 लाख करोड़ है ये फंड कर रहे हैं अपने रिटेल ट्रेडर्स, और कुल मिलाकर ये कितने होंगे, अगर 1.5 लाख करोड़ लोग पैसेदार, 1 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे होंगे, तो हर बंदा ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए पर ईयर लूज कर रहा है फॉर दीज पीपल टू मेक मनी। जेन ट्रेडर स्कैम क्या था ये, कैसे उन्होंने स्कैम किया था ये? हाँ, तो जेन स्ट्रीट करके एक हेज फंड है, उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी अभी चल रहा है। अभी सेबी ने एक ऑर्डर निकाला उन पे, उन्होंने 1 साल में 43,000 करोड़ कमाए इन इंडियन मार्केट्स, इन इंडियन ऑप्शन मार्केट्स। उन्होंने एक मार्केट मैनिपुलेशन का टेक्निक निकाला। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में 2 अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है इक्विटी मार्केट जिसमें रिलायंस का शेयर, HDFC का शेयर। दूसरा होता है डेरिवेटिव्स मार्केट जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट की ये खासियत है कि इनका जो प्राइस है वो इक्विटी पे डिपेंड करता है, मतलब इनका खुद का इंडिपेंडेंट प्राइस नहीं होता। ये जो फाइनली सेटल होते हैं वो कैश के प्राइस पर सेटल होते हैं, तो इनका प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्विटी मार्केट और कैश मार्केट, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव्स मार्केट। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन 4,000 करोड़ लेके आया सुबह, बोले 4,000 करोड़ का हम बाइंग करेंगे। जैसे HDFC बैंक में बाइंग किया उन्होंने, ICICI में बाइंग किया, SBI में बाइंग किया, और 3 घंटे में 4,000 करोड़ खरीदा उन्होंने, क्योंकि इंडियन मार्केट छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। 4,000 करोड़ में उन्होंने 1.5% बैंक निफ्टी करके एक इंडेक्स है उसको उन्होंने चढ़ा दिया। बैंक निफ्टी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं HDFC, SBI, ये स्टॉक्स चढ़ेंगे तो इंडेक्स भी चढ़ता है। और 1.5% जैसे चढ़ा, उन्होंने 35,000 करोड़ लेकर शॉर्ट मारा। शॉर्ट मतलब अब मार्केट नीचे जाएगा तो इनको फायदा है, ऊपर जाएगा तो नुकसान है। ये 35,000 करोड़ इन्होंने डेरिवेटिव्स पे शॉर्ट मारा, और फिर इन्होंने ये जो 4,000 करोड़ खरीदा वो बेचना शुरू कर दिए, वो वापस 1.5% नीचे लेके आए। तो ये 4,000 करोड़ इन्होंने 1.5% ऊपर खरीदा और 1.5% नीचे बेचा, तो इनको कुछ 70-80 करोड़ का इधर नुकसान हो गया, क्योंकि इधर 35,000 करोड़ पे इन्होंने 1.5-2% कमाया, इधर 700-800 करोड़ का फायदा हो गया। तो एक दिन में उन्होंने 850 या 700 करोड़ कमाए एक दिन में। तो सेबी ने उनका 5,000 करोड़ उन्होंने सीज़ किया है अभी, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने 40,000 करोड़ और कमाए। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, जब ऐसा नहीं है कि ये आइडिया सिर्फ इन्हीं को आया है। मेरे को हर्षद मेहता याद आ गया। रिस्क है तो इश्क है। हाँ, हर्षद मेहता ने फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक ज़्यादा प्लेयर्स निकाले थे उसने। हाँ, ये तो बहुत ब्लेटेंट मैनिपुलेशन है, और इन सबको रिटेल ट्रेडर ही फीड करता है। मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब एल्गो ट्रेडर था, मैं HFT ट्रेडर था। HFT का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हमारा फंडा ये होता है कि हम दिन में 1 लाख ट्रेड करेंगे, और हर एक ट्रेड 1-1 सेकंड का करेंगे, और हर ट्रेड में 2 रुपये 3 रुपये ही कमाएंगे, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने लाखों ट्रेड कर रहे हैं तो हम दिन में 10 लाख रुपये कमा लेंगे।
तो इसमें मेरे को 1 रुपये अगर कमाना था तो उसके लिए मैं 2 रुपये गवर्नमेंट को देता था, क्योंकि इतना ट्रेड कर रहा हूँ, टैक्स देना है। 2 रुपये मैं स्टॉक एक्सचेंज को देता था। तो मेरे को 1 रुपये कमाना है, तो मेरे को ओवरऑल 5 रुपये कमाना था। 2 रुपये गवर्नमेंट को दिया और 2 रुपये एक्सचेंज को दिया, क्योंकि ये जीरो सम गेम है। मेरे को 5 रुपये कमाना है तो किसी को 5 रुपये गंवाना भी पड़ेगा। तो रिटेल ट्रेडर 5 रुपये गंवा रहा है, बट वो भी सरकार को पैसा दे रहा है 2 रुपये, वो भी एक्सचेंज को पैसा दे रहा है 2 रुपये, वो तो ये ट्रेडिंग ऐप को भी पैसा देगा 1-2 रुपये। तो मेरे 1 रुपये कमाने के लिए उस बंदे को 11 रुपये गंवाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। और सारे एल्गो वाले करते हैं, मैं भी करता था। तो हमारा एक मैकेनिज्म होता है कॉल्ड स्नाइपिंग। एक डेटा होता है टिक बाय टिक डेटा करके जो NSE BSE आपको देता है कुछ पैसे में। उसमें आपको इंडिया में कोई भी बंदे ने कोई भी ऑर्डर डाला हो, उसका ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि ये रिलायंस में इतना बाइंग पे एक ऑर्डर आया, HDFC में इस बाइंग पे एक ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर को लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं भी कर सकते। तो हम लोग उस ऑर्डर को ऑब्जर्व करते थे कि ये कहाँ पर आके बैठा है, ये कितनी बार मॉडिफाई किया है, कितनी बार मॉडिफाई नहीं किया है, और हम उसको टैग करते थे कि ये ऑर्डर शायद रिटेल का लग रहा है, ये ऑर्डर शायद इंस्टीट्यूशन का लग रहा है। जहाँ पर रिटेल दिखा उसको मार दो, मतलब उसके अगेंस्ट करो। सो टारगेटेड स्नाइपिंग भी करते थे कि रिटेल इन्वेस्टर आए तो इससे पैसे हम कमा सकते हैं, तो उसको मारो। तो इस लेवल तक पहुँच चुका है ट्रेडिंग इंडस्ट्री। अभी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा फील्ड कौन सा है? इन्वेस्ट करने के लिए सर, आई थिंक इन्वेस्ट करने के लिए ओवरऑल हमको एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए और इक्विटी में ब्रॉड इंडेक्स में डालना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है। कोई रिटायर आदमी है, पेंशन आ रही है या पेंशन नहीं है, कुछ सेविंग पड़ी है, हाँ, वो कहाँ इन्वेस्ट करे? तो इसमें भी एक रूल है। आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के दो ही पार्ट्स है, एक पैसे बचाने का पार्ट, एक पैसा बढ़ाने के पार्ट। जो कम उम्र का है उनका पैसे बढ़ाने का पोर्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पैसे बचाने का पोर्शन, राइट? तो 25 साल का कोई बंदा है तो 90% पैसे बढ़ाने वाले में डालो, उसमें भी इक्विटी ज़्यादा डालो, और बाकी आप फिक्स्ड इनकम FD में डालो। बट कोई 60 साल का है तो उनको, बिकॉज वो एक तो कमा भी नहीं रहे, उनको नीड्स भी है पैसों की, तो उनका फोकस होना चाहिए ऑन पैसे बचाना। तो उनका ज़्यादातर पैसे जाना चाहिए इनटू FDs, बॉन्ड्स, और कम पैसे जाना चाहिए इनटू इक्विटीज़। मान लो कोई आदमी उसका है, मिडिल क्लास है, 20 लाख रुपए बचा के रखा है, हाँ, वो कहाँ इन्वेस्ट करे? अगर ये आपका पहला 20 लाख रुपए है तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट से शुरू करिए। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका FD होगा। मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने FD में डाला, फिर उसके बाकी जो 10 लाख रुपए है आप थोड़े से हायर रिस्क हायर रिटर्न में डालिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक मंत्रा है, अब रिस्क के बिना रिटर्न नहीं आता, राइट? आप सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालोगे कम रिटर्न आएगा, हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट में डालोगे हायर रिटर्न आएगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हाईएस्ट रिस्क में डाल दोगे उसमें पैसा डूबने का भी चांस है। तो आप इसको डिवाइड करिए। हाईएस्ट इज इक्विटी, हाईएस्ट इज इक्विटी फॉर मोस्ट पीपल। उसके ऊपर क्रिप्टो भी है, उसके ऊपर बेटिंग भी है, तो उसके ऊपर हॉर्स रेसेस भी है, बहुत कुछ। वो तो अनलिमिटेड है। वो तो अनलिमिटेड है, बट नॉर्मल लोगों के लिए हाईएस्ट इक्विटी है, लोएस्ट FD है। FD, हाँ। तो 20 लाख पहला इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 लाख आप FD में डालिए। बहुत लोग ये करते हैं कि 10 लाख FD में डालते हैं और सीधा 10 लाख इक्विटी में डालते हैं। तो ये दो एसेट क्लासेस है विच आर फार अपार्ट इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिटर्न। ट्रू। तो वो सडनली इक्विटी गिर गया तो वो उनको लगता है 15 ही बचे। हाँ, उनको लगता है 15 ही बचे। तो इनके लिए इनको एक ब्रिज करना ज़रूरी है FD और इक्विटीज़ के बीच में। यहाँ पर बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं बीच में, जो FD से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है बट इक्विटी से कम रिस्की है। FD से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देते हैं, इक्विटी से थोड़ा कम रिटर्न देते हैं। और बॉन्ड्स के बाद इंस्ट्रूमेंट लाइक गोल्ड आ जाते हैं, गोल्ड में डालिए, इन्फ्लेशन प्रूफ है, और उसके बाद इक्विटीज आता है। तो 20 लाख है तो 10 लाख FD में डालिए, 2-3 लाख बॉन्ड में डालिए, 2-3 लाख गोल्ड में डालिए, 5 लाख इक्विटी में डालिए, ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आपको 5 स्टूपिड मिस्टेक बतानी हो जो लोग पैसा कमाने की बात करते हैं। 5 मैंने क्या किया, मैं याद कर रहा हूँ। आई थिंक सबसे पहला ट्रेडिंग, दूसरा लेवरेज। आपके पास जितना पैसे उतना इन्वेस्ट करिए, आप कभी भी औकात से ऊपर नहीं, औकात से ऊपर नहीं करिए। दूसरा, नहीं तो कर्जा बढ़ जाएगा। नहीं तो कर्जा बढ़ जाएगा, और इंडिया में पता ही आपको कर्जा कितना महंगा है। तीसरा है नॉट हैविंग एन एक्सपेक्टेशन। मतलब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका माइंड में एक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि मैं 10% कमा रहा हूँ, 12% कमा रहा हूँ, 15% या 20%, नहीं तो आप हमेशा डिसअपॉइंटेड रहोगे। तो हैव एन एक्सपेक्टेशन, अंडरस्टैंड कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं इस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, इस रिटर्न के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो आप उसको इन्वेस्टमेंट को आप
डिस्टर्ब करना चाहोगे एंड डिस्टर्ब करते हो तो आपका पैसा बनेगा नहीं। जहाँ दुनिया जा रही है वहाँ मत करो। फोमो इन्वेस्टिंग आप मत करिए। डोंट लुक एट कि पिछले 3 साल में क्या हुआ है, मैं उस पे मैं बेट लगाता हूँ। वो आपको वो नहीं देगा। और 5वां साइज़ पे आप ध्यान दीजिए। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ जो इन्वेस्टमेंट साइजेस, मतलब उनका घर होगा 10 करोड़ का बट इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 लाख, राइट? तो उससे कुछ नहीं होना आपका। अब ये 10 गुना भी बढ़ जाएगा 50 लाख से, क्या है? मतलब आप साइजिंग करिए कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी, आपका नेटवर्थ क्या है, उस नेटवर्थ के हिसाब तो से। चलो मैं इसी पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई आदमी कैसे ये डिसाइड करे कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा मुझे इमरजेंसी में रखना है, या कितना पैसा मुझे लिक्विड में रखना है, कौन सा शेयर मार्केट में जाएगा, कौन सा गोल्ड में जाएगा? कोई भी इंसान अलग अलग हो, आपकी सैलरी का या आपके इनकम को कैसे डिसाइड करे वो? ओके, तो मैं एक 25 से 30 साल वाले का एग्जांपल लेता हूँ। आइडियली मेरे को लगता है कि जो पैसा आता है उसमें इट शुड बी 40-30 काइंड ऑफ रेशियो। आपने 1 लाख रुपए कमाया, उसमें 20-30 हज़ार रुपये तो आपका टैक्स में चला जाएगा। अब 70-80 हज़ार रुपये है, उसमें से 40%, मतलब 1 लाख का 40%, 40 हज़ार आप खर्च कर सकते हो। बाकी जो 30,000 है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट भी जब करते हो, इमरजेंसी फंड इज़ नॉट लिंक्ड टू योर सैलरी। आपको बस 2-3 साल खर्चे का आपको वो करना है। आपने अगर वो कर लिया, उसके बाद आपको इमरजेंसी फंड में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपका 1 लाख सैलरी है और 40 हज़ार का खर्चा है, तो 2 लाख का हो गया 40 हज़ार इंटू 24, तो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए आपके इमरजेंसी फंड के हो गए। आप जब 30,000 में इन्वेस्ट कर रहे हो, 30,000 से सबसे पहले इससे इमरजेंसी फंड पूरा करिए। 30,000 आप करते रहिए जब तक आपका 10 लाख हिट नहीं होता। 10 लाख जैसे हिट हुआ तो आप इमरजेंसी फंड में डालना बंद कर दीजिए। अब आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे आप ध्यान दीजिए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग के इमरजेंसी फंड भी हम एफडी में डाल दें? इमरजेंसी फंड आप एफडी में डाल सकते हो, बॉन्ड्स में डाल, जो भी सेफ इन्वेस्टमेंट है। फिर इसके बाद जो बाकी वो हिट कर गए, आप अब महीने के आपके 30-30 हज़ार आ रहे हैं, आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग में डालिए। क्योंकि आप 25-30 साल के इंसान हो, आपके पास 30 साल है ग्रो करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए 30 साल है, तो आपका एलोकेशन टू इक्विटी कैन बी हायर। तो आप 80% पैसे इक्विटी में डालिए, बाकी जो 20% है उसमें 10% गोल्ड, 10% एफडी में डाल के रख दीजिए, एफडी या बॉन्ड्स में डाल के रख दीजिए। और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप इक्विटी का एलोकेशन कम करते रहोगे और गोल्ड और एफडी का एलोकेशन बढ़ता जाओगे, बिकॉज आपके पास समय कम है, कंपाउंडिंग का, रिस्क लेने का आपका कैपेबिलिटी कम होता जा रहा है। ओके, जो आदमी कम पैसा कमा रहा है वो क्या करे? इसका मतलब जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग होंगे, बॉम्बे में होंगे, जो 30 हज़ार की सैलरी कमाते हैं, जैसे तैसे 25 हज़ार चलता है, 5-6 हज़ार रुपये बच जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रूल ऑफ 72 बताता हूँ। रूल ऑफ 72 ये कहता है कि आप लेट से 12% इंटरेस्ट कमा रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट में, तो 72 डिवाइड बाई 12, 72 को आप आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से डिवाइड करिए, उतने साल में आपका पैसा डबल होगा, राइट? आप लेट से 15% कमा रहे हो, तो 72 डिवाइड बाई 15, तो लगभग 5 साल में आपका पैसा डबल होगा। जो 30 साल का बंदा है उसके पास 30 साल है, आप 12% से भी डबल करते हो तो हर 6 साल में डबल होता जाएगा। 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8, 16, 32, राइट? आप कम भी कमा रहे हो, आज जो आप 1 रुपया सेव कर रहे हो वो 30 साल में इट कैन बिकम 32 टाइम्स। चलो इन्फ्लेशन थोड़ा सा ले जाएगा, फिर भी आपका 10 गुना हो जाएगा। जो हैंड टू माउथ भी है वो अपने सैलरी का 10% भी सेव करते हैं और वो 30 साल तक छोड़ देते हैं, तो 10 साल बाद वो 10% विल बी इक्विवेलेंट टू आज का सैलरी, राइट? तो आज थोड़ा सा कोशिश करिए, 10% निकाल के रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाइए, वो आपको टाइम के साथ देगा। एफडी और बॉन्ड के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? हाँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा बॉन्ड समझाता हूँ, फिर मैं एफडी पर आता हूँ। तो एफडी जैसे हमने बोला कि हमने जो लोन दिया है बैंक को, दैट इज़ कॉल्ड एन एफडी, और हर एफडी के लिए एक अकाउंट खुलता है बैंक के पास, उसको एफडी अकाउंट कहते हैं, और बैंक आपसे लोन ले रहे हैं। और बैंक के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, उनको भी पैसा चाहिए, वो लोग तो एफडी खोल नहीं सकते, आरबीआई अलो नहीं करता, तो उसके लिए उनके लिए बॉन्ड करके एक इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए आप एक कॉर्पोरेट हो, आपको 1 करोड़ रुपये पैसा मार्केट से उठाना है। आप बोलोगे कि मैं 100 बॉन्ड इशू कर रहा हूँ, हर एक बॉन्ड 1 लाख रुपए का है। ये बॉन्ड जिस बंदे के पास भी होगा, मैं उसको हर महीने 1-1 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट दूंगा और 3 साल बाद वो 1 लाख रुपये लौटा दूंगा, राइट? और मैं एज एन इन्वेस्टर आके वो बॉन्ड खरीदूंगा आपसे, बोलेंगे मैं बॉन्ड होल्डर हूँ और मेरे को सेम एफडी की तरह ही ब्याज आता रहेगा और 3 साल बाद
इंटरेस्ट आ जाएगा। बट इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि मैं इस बॉन्ड किसी और को बेच भी सकता हूँ। एफडी में ऐसे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। मैं बॉन्ड किसी और को बेच दूंगा 1 लाख रुपए में, अगले महीने से इंटरेस्ट उनको आना शुरू हो जाएगा। तो बॉन्ड इज ऑल्सो वेरी सिंपल लोन गिवन बाई कॉर्पोरेट टू इंडिविजुअल, और बॉन्ड होल्डर विल गेट द इंटरेस्ट। तो कंपनी के 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक स्टॉक्स, एक बॉन्ड्स। स्टॉक्स में आपको डिविडेंड मिलता है, जैसे कंपनी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, आपका डिविडेंड बढ़ता जाएगा। बॉन्ड में सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल बाद आपके पैसे वापस, 3 या जो भी टर्म होता है। तो बॉन्ड इज अ बेट ऑन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ ए कंपनी। अगर आपको लगता है कि 3 साल तक ये कंपनी टिका रहेगी, उसका बॉन्ड ले लीजिए। आपको लगता है कि यार नहीं 3 साल बाद ये कंपनी 10 गुना होगा, तो उसका इक्विटी ले लीजिए। तो ये हो गया बॉन्ड। इंटरेस्टिंग। हाँ, बॉन्ड और एफडी में बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि डीआईसी जैसी इंश्योरेंस है नहीं, और दूसरा तो असली खेल ही आ गया। और दूसरा, जब आप बैंक को पैसा देते हो, बैंक क्या करता है, बैंक ने आपसे 8% पे डिपॉजिट ले लिया, वो 12% पे किसी को लोन दे दिया, और 4% बैंक का मार्जिन है, और वो 12% उसी कॉर्पोरेट को दे रहा होगा। जब आप बॉन्ड खरीद रहे हो, ये बैंक को आपने हटा दिया इक्वेशन से, तो वो जो 4% एक्स्ट्रा है वो आप रख रहे हो, तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा है। थोड़ा रिस्क ले रहे हो, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो डीआईसीजीसी ना होने का जो नुकसान है वो ज़्यादा रिटर्न से कॉम्पेंसेट होता है। तो इसीलिए कोई इन्वेस्टर जब शुरू करता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, वो पहले तो एफडी से शुरू करिए। अब बॉन्ड में भी थोड़ा रिस्क तो है, हम ऐसे नहीं बोलते कि रिस्क है नहीं, बट 100 रुपये आप एफडी में डालते हो तो 10-15 रुपये बॉन्ड में डाल के देखिए, सो दैट आपका जो कंबाइंड पोर्टफोलियो है उसका थोड़ा सा रिटर्न इंप्रूव हो जाए। और उसमें से 100 रुपये एफडी में, 20 रुपये बॉन्ड में, तो आपका 80% पोर्टफोलियो वैसे भी सिक्योर्ड है कम्प्लीटली, और बाकी 20% में आपके पैसे अगर मेरी बढ़ते बैंक मैनेजर ने मुझे ऐसे समझाया होता तो मैं अब तक इन्वेस्ट कर चुका होता। उसने समझाया, मेरे पल्ले नहीं पड़ा था। ओके, भारत में टैक्स, अच्छा ये जो पैसा मिलता है एफडी में, क्या इसमें भी टैक्स कटता है? हाँ जी, टीडीएस कटता है सबसे पहले एफडी में, उसके बाद आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक ही एक्सेप्शन है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टैक्स सेवर एफडी, जिसमें 5 साल का लॉक इन होता है। ये आपका एक 80C करके एक लिमिट होता है, सेक्शन 80C इन इनकम टैक्स। उसमें अगर उस सेक्शन के तहत आप इसमें पैसा डालते हो तो उस पर आपका टैक्स नहीं कटेगा, बट उस एक्सेप्शन के बिना सब में टीडीएस कटेगा, आपके स्लैब के हिसाब के आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आजकल जेनजी जो है, उन्हें कोई आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस दोगे? हाँ, जनजी को बोलता हूँ कि आपके पास बहुत टाइम है, तो आप शुरू करिए इन्वेस्टमेंट पहले, स्टार्ट विथ समथिंग, और डोंट फोकस ऑन रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स अभी, बिकॉज वो आपको एक लत लग जाएगा एंड वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। मैंने मतलब ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अगर कोई 30 साल का बंदे को देखता हूँ, उसको फाइनेंशियल हेल्थ देखता हूँ, उसका रेस्पेक्ट टुवर्ड्स मनी देखता हूँ, तो मैं एक 70-80% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये 60 साल में इसका फाइनेंशियल स्टेट कैसा होगा। तो जेनजी के पास टाइम है, 30 साल उम्र आने तक आप अपने फाइनेंसेस को इन ऑर्डर में रखिए, आपका सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सब एक एटलीस्ट एक स्टार्ट करिए, सो दैट अगले 30 साल का आपको ज़िंदगी बेटर हो। ओके, लास्ट सेगमेंट एक रैपिड फायर हमने रखा है। हाँ, पहला सवाल तो हमने पूछ ही लिया आपसे कि 1000 रुपये हो तो क्या करें, फिर से पूछ लेता हूँ, 1000 रुपये हो तो क्या करें, एफडी, शेयर मार्केट या फिर नेटफ्लिक्स? चलो कैटेगरी बता दो, जेनजी के लिए, हमारी एज के लिए, और ओल्ड स्कूल के लिए, ओल्ड एज के लिए। ओल्ड एज के लिए तो नेटफ्लिक्स में करिए, अब टाइम पास हो जाएगा थोड़ा सा, और आपने आई एम अज्यूमिंग अभी तक पैसे बहुत सेव किए होंगे। हाँ, मतलब जितना बचा है आनंद ले लो। आनंद ले लो। जेनजी के लिए आप एफडी करिए, बिकॉज आपको एक इन्वेस्टमेंट का एक मौका मिल रहा है। नेटफ्लिक्स तो जेनजी एनीवे शेयर करता है, एक बंदे का पासवर्ड 10 लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे एज के लिए मैं कहता हूँ कि आप डाइवर्सिफाई करिए, थोड़ा सा एफडी में डालिए, थोड़ा सा इक्विटी में डालिए। ओके, एफडी या शेयर मार्केट, कौन ज़्यादा भरोसेमंद है? भरोसेमंद एफडी है, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर बनाना है आपको, उसके लिए शेयर मार्केट है। तो शुरुआत एफडी से करिए, धीरे धीरे शेयर मार्केट की तरफ मूव करिए। अगर पैसा बोल पाता तो वो इंसानों से क्या कहता? हाँ, कि मेरे को आइडल मत रखो, मेरे से काम कराओ। इस मतलब पैसे को कोई क्या बोलते, प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करो। बहुत लोगों का पैसा पड़ा हुआ है बट उससे कुछ हो नहीं रहे, या उससे काम नहीं करवा पा रहा है, वो मत करिए। पैसा बचाने का सबसे अजीब तरीका जो आपने सुना आज तक? पैसा बचाने का अजीब तरीका नहीं, बहुत कॉमन तरीका, टैक्स चोरी से बहुत लोग पैसा बचाते हैं।
बट मैं बहुत लोगों को देखा जो बाद में पछताते हैं, बिकॉज आपने एक बार 30% तो आपने बचा लिया, फिर उसके बाद उसको ग्रो नहीं कर पाते, बिकॉज वो रियल एस्टेट के अलावा बहुत सारे तरीके हैं नहीं उस पैसे को बढ़ाने के लिए। आप 3-4 साल उसको ग्रो नहीं करेंगे तो जो 30% का आपका बेनिफिट आ गया वो चला गया। ओके, एफडी कछुआ है खरगोश? एफडी है कछुआ, बट इट विल विन द रेस। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जुआ है या फिर स्मार्ट मूव? म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज स्मार्ट मूव, शॉर्ट टर्म इज जुआ। ओके, पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ग्रीड। महंगाई नहीं? महंगाई तो है, बट उससे बड़ा ग्रीड है, बिकॉज आप जब ये सोचने लग गए कि मैं एक ही दिन में डबल करना चाहता हूँ, पैसा चला जाएगा आपसे। हाँ, बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ आप पैसा लगाओ, हम 2 गुना करके दे देंगे। हाँ, तो इसमें अगर टाइम है तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। इसमें एक एक्सपेरिमेंट, तो मान लीजिए आपने 1024 लोगों को एक जगह इकट्ठा किया, और उन सबको मैंने एक कॉइन टॉस किया और बोला कि हेड से टेल्स बताओ। उसमें 50% लोग हेड्स बोलेंगे, 50% टेल्स बोलेंगे। तो 512 ने हेड बोला, 512 ने टेल बोला। अगर हेड आया तो टेल वाला को घर भेज दिया, ये हेड वाला को पकड़ लिया। और फिर से मैंने कॉइन टॉस किया, अब फिर से कुछ 200, 256, राइट। फिर आधे लोग सही होंगे, 256 को मैंने रोका। फिर से मैंने कॉइन टॉस किया, फिर 128 लोग सही होंगे, फिर 64 लोग, फिर 32 लोग, फिर 16, 8, 2, 1। तो 10 बार कॉइन टॉस करने के बाद एक बंदा है जिसने 10 बार सही प्रेडिक्ट किया। और ये जो 1000 लोग आए हैं उन सबसे मैंने स्टार्टिंग में 10-10 हज़ार रुपये लिया था। और ये जो एक बंदा है इसको मैंने 1 करोड़ रुपये दे दिया, क्योंकि 1000 इंटू 10,000 आपके 1 करोड़ हो गए। अब सब घर चले गए। अब सारे मीडिया वाले या कोई भी रिश्तेदार है वो इसी बंदे के पास जाएंगे ना जो 1 करोड़ जीता है, उनसे पूछेंगे कि आपने किया कैसे। तो वो बोलेगा कि यार मेरे को दिख रहा था उन्होंने कैसे पकड़ा, कैसे ऊपर गया, ये वो। तो वो तो अपने आप को ये स्किल बोलेगा, और बाकी जो 1023 लोग जो हारे उनसे तो कोई बात नहीं करेगा। तो पर आप दूर से इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हो, किसी का पैसा बना नहीं, जो कॉइन टॉस कर रहे हैं उसका बन गया, क्योंकि वो 24 लोगों का पैसा मार के चला गया। और जो बंदा पैसा कमाया वो बोल रहा है कि मैं स्किल से कमाया, जो है नहीं, वो प्योर लक प्लेइंग आउट। इस थ्योरी को बोलते हैं फूल्ड बाय रैंडमनेस। दुनिया में बहुत सारे रैंडम चीज़ें होते रहते हैं, बट विनर से सब बात करते हैं, बट उस विनर को देखेंगे यार 10,000 से 1 करोड़ बनाया, उसको देख के 10,000 और लोग आ जाएंगे, मैं फिर कॉइन टॉस करूँगा, मैं अपना पैसा लेते जाऊँगा। तो ये जो साइकिल में फंसे ये लोग, इस वजह से ट्रेडिंग में हम देख रहे हो कि एक साल में 1 लाख करोड़ लोगों ने लूज़ किया। सेबी का रिपोर्ट बोलता है कि 100 में से 93% लूज़ करते हैं। ये जो बाकी 7% कमाए वो भी लक के वजह से कमाए, बिकॉज 100 लोग खेलेंगे तो 1-2 का तो लक इतना अच्छा होगा कि वो कमाएंगे, और इनके स्टोरीज बाकी 1000 लोग सुनेंगे, अगले साल और आते हैं, फिर अगले साल और आते हैं। यही हो रहा है कि 3 साल पहले 50,000 करोड़ का लास्ट था, फिर 70,000 करोड़ हुआ, लास्ट ईयर 1 लाख करोड़ हुआ, वो जाता रहेगा ऐसे 2-3 लाख करोड़ तक। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में इसी से आ गया। आजकल ये इंश्योरेंस की एक बड़ा स्कैम चला है, ओके, कि आपको झटपट इंश्योरेंस मिल जाता है। हाँ, और कई लोग ऐसे मैंने सुने हैं कि जो उसमें फंस जाते हैं। ऑनलाइन इंश्योरेंस छोटी छोटी मोबाइल ऐप्स हैं जिनके ज़रिए मिलता है, फिर उनके इंटरेस्ट शायद इतने हाई होते हैं कि आप परेशान होते हैं, फिर वो पूरा एक रैकेटिक स्कैम है। ओके, मैं सुना नहीं इसके बारे में। इंश्योरेंस या मतलब बिना वेरिफिकेशन आपको, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, आजकल आपको लोन मिल जाता है। लोन, ऑनलाइन लोन के एक बड़ा वो चला है कि आपको इंस्टेंट लोन मिल जाता है। एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको इतने पैसे तुरंत लोन मिल जाएंगे। राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ऑनलाइन लोन के चक्कर में फंसे पड़े हैं। ये कैसे फंक्शन होता है और ये फ्रॉडबाजी कैसे होती है? सो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा एक चाइनीज़ कंपनीज़ का था। तो बीच में स्पेशली कोविड 2021-22 के आसपास चाइना से बहुत सारे कंपनीज ने इंडियन लोन मार्केट में आए। तो ये लीगल कंपनीज नहीं थे, इंडिया में रजिस्टर्ड आरबीआई के थ्रू रजिस्टर्ड कंपनीज थे। इनका तो ऐप स्टोर प्ले स्टोर में ऐप भी नहीं होता था। एक APK करके होता है जिसमें से आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इनका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। और जिनको भी ज़रूरत है वो इस ऐप को डाउनलोड करते थे, उसमें से 50,000 ले लिए, 1 लाख ले लिए। और ये कंपनी क्या करती थी, उस ऐप के थ्रू आपके सारे फ़ोन नंबर ले लिए, आपके सारे फ़ोटोज़ ले लिए, और फिर थ्रू द फ़ोन, क्योंकि उस ऐप में वो परमिशंस थे, आपने दिया, 50,000 की ज़रूरत थी, फिर उसके बाद आपने 50% नहीं दिया तो ये ढूंढते थे कि मम्मी पापा ऐसा कुछ नंबर से, तो उनको कॉल करेंगे, बोलेंगे देखो जी आपके बेटे ने हमसे पैसे लिया, अब बताओ। मामा चाचा उन सबको कॉल करेंगे, उन सबको व्हाट्सएप करेंगे, बोलेंगे आपके फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, हम लीक कर देंगे। तो ऐसे इतने सारे सुसाइड के केस हुए 2022-23 में। फिर RBI ने कुछ एक्शन भी लिया, बोला कि इन सबको पैसा मत दो, बट ऐसे चीज़ें होती हैं। जो भी क्विक
मनी के लालच में रहेगा, ऐसे लोग फंसते रहेंगे। तो हॉरिबल, आप सोचो आपकी सारी फोटो चली गई, हाँ, यू हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया, कहीं कुछ होगा पता नहीं, पैसे चाहिए 50,000, क्या ही कर लेगा, ले लिया। कुछ लोगों को पता भी होगा, ये बहुत हुआ है, बहुत सुना मैंने। मतलब आपका मोबाइल नंबर था, आपने दे दिया, आप कॉन्टैक्ट्स उन्होंने सिंक कर लिया आपके कॉन्टैक्ट्स, तो ये बहुत बीच में चला। 10,000 लोन के चक्कर में आप सब दे दिया आपने, पूरा डेटा दे दिया, आपको डरा के, और रिकवरी भी किया, क्योंकि 50% इंटरेस्ट पे दे रहे हैं लोग, तो इनको 100 में से 60-70 लोगों ने भी पैसे वापस दे देते हो, प्रॉफिटेबल है। तो ऐसे डरा के धमका के तो दोगे ही। इस 100 में से 50 लोग तो ऐसे ही शरीफ होंगे, वो दे देंगे पैसे, बाकी 50 को ऐसे हरास करेंगे, उसमें से 20-30 लोगों ने भी दे दिया, ये प्रॉफिटेबल है, अपना पैसा बना के चले गए। माय गुडनेस, अभी भी चल रहा है सब या अभी काफ़ी कम हुआ है, बट वो पैसे कमाने के लिए करते ही रहेंगे। पैसे को लेकर कोई क्लास सलाह जो आप देना चाहो? मैंने सीखा है कि मनी इज़ पावर, मनी इज़ रेस्पेक्ट, मनी इज़ पीस। तो पैसा को आप रेस्पेक्ट करिए तो पैसा विल रेस्पेक्ट यू, विल स्टे विथ यू। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई होप कि लोगों को भी ये पैसे की कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये आसान शब्दों में ऐसे समझ में आ जाए। थैंक यू, Thank आई you. एंजॉय।